सॉरी होती हूँ। कल यूरोगाइनी से गो थ्रू हुई हूँ। रोज कुछ ना कुछ करना है और टाइम नहीं जाया करना। ठीक जी है, आई मैम। नो सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन कीप गोइंग। जो भी आप कर सकते हो रिवाइज। और ये चीजें, ये केसेस 4 ईयर ट्रेनिंग के बाद वैसे भी आपके स्पाइनल लेवल पे होती हैं, तो परेशान नहीं होना। व्हेन यू विल सिट इन एग्जाम, ट्रस्ट मी, यू विल नो एवरी स्टेशन। इफ यू हैव अटेंडेड द लाइव सेशंस या बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन ली है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिवाइज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये कौन सा थ्योरी का एग्जाम है, ये तो रिफ्लेक्सिस का एग्जाम है जो कर रहे हो, जो बिल्डअप हो गई हैं चीजें, तो आपने परेशान नहीं होना। राइट। तो ये क्लिनिकल केस होगा। क्लिनिकल केस का मैं बता दूं, बल्कि वजिया तुम बताओ, व्हाट यू एक्सपेक्ट, व्हाट डज इट मीन बाय क्लिनिकल केस? मैम क्लिनिकल केस के एक ऑप्स का है, एक गायनी का है, और हर एक के दो दो स्टेशंस हैं। फर्स्ट हम्म। स्टेशन पे कैबिन में उन्होंने पेशेंट बिठाया होगा और एग्जामिनर हम्म। होंगे। तो हम्म। उधर हम जाएंगे, 10 मिनट्स होंगे, हमने रेलिवेंट हिस्ट्री और रेलिवेंट एग्जामिनेशन उसकी करनी है। और फिर उसी में हमने उधर एग्जामिनर को समरी प्रेजेंट करनी है। उसके बाद फिर हम दूसरे वाले में जाएंगे, वहां पे वो शायद समटाइम समरी दोबारा सुनते हैं, और फिर वो हम्म। इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट और कुछ थ्योरी के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो मैं अगर आपके केबन का आपको यही जो आपने बताया है, सिर्फ मैं इसको रिव्यू करा रही हूँ एक सीक्वेंस में। ठीक है। अब आई एम होपफुल मेरी पीपीटी चल रही होगी। तो यस, जब से आप केबन में एंटर होंगे वजीहा, ठीक है, जी। तो केबन 1 में आपने इंट्रोडक्शन कराना है। ठीक है। और ये केबन 1 में आपको कमांड लिखी हुई होगी टेबल पे, पढ़नी है। या तो एग्जामिनर बोल देगा कि भाई वो तुम्हारा पेशेंट बैठा है, बातचीत करो, हिस्ट्री लो, एग्जामिन करो, और मेरे पास 2-4 क्वेश्चन है उनका जवाब दे दो, या वो बोलेगा ही नहीं सिरे से। एंड यू हैव टू फॉलो द कमांड जो स्टेशन पे लिखी हुई है कि इंटरेक्ट विद योर पेशेंट, टेक फोकस हिस्ट्री, और डू फोकस्ड एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन पे मसले मसाइल हैं, कुछ सेंटर्स में कह रहे हैं नहीं करो, कुछ कह रहे हैं करो, लेकिन आप इस चीज को भूल जाओ। अगर लिखा हुआ है करने को तो करें। गॉट इट। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर एग्जामिनर से आप पूछ लें कि आफ्टर डूइंग फोकस्ड हिस्ट्री, am I supposed to take examination findings from you or I have to examine the patient? ये क्लियर कर लेना, क्योंकि ये हमेशा एक कंट्रोवर्सी रहती है। तो स्टार्टिंग यूर क्लिनिकल केस आपने एम्बिग्यूटी में नहीं पढ़ना। ये ना हो कि पूरा स्टेशन आप सिर्फ इस वजह से ड्रॉप कर दो कि आपको पता नहीं था एग्जामिनेशन करना है या नहीं करना, आपको पता नहीं था कि एग्जामिनर ने फाइंडिंग्स देनी है नहीं देनी। ठीक है। तो जी हाँ। जी मैम। चलो, तो ये केबल 1 में आप एंटर होंगे तो आपने इस तरह से इंट्रोडक्शन करा देना कि मैं एग्जाम कैंडिडेट हूँ और आई एम रेडी फॉर माय केस। तो फिर उस पर आपने कमांड फॉलो कर लिया, और फिर पेशेंट से आपने इंट्रोडक्शन कराना है, उसको भी बताना है कि आप कौन है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपना एम बताना है। लाइक हिस्ट्री के पॉइंट्स से आगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग हिस्ट्री को ही बोलते हैं। तो जैसे आप रूटीन की हिस्ट्री तो तुम लोगों को समझाई गई है वैसे ही करनी है, और एग्जामिनेशन तक जहाँ तक ब्लैक है ना वहां तक आपने केबन 1 में टिकना है। या तो पेशेंट का एग्जामिन करके निकलो, या एग्जामिनर से फाइंडिंग्स लेके निकलो। गॉट इट। केबन 1 से विदाउट फाइंडिंग्स निकलना नहीं है। डू एनी एफर्ट के फाइंडिंग्स मिल जाए। या तो वो नहीं दे रहे तो फिर यही हिडन एजेंडा है कि वो नेक्स्ट केबन में आपको फाइंडिंग्स मिल जाएंगी। गॉट इट। जी। चलो, अब जो जो ये ब्लू पॉइंट, जो ये रेड है, ये समरी है, इन्वेस्टिगेशन है, मैनेजमेंट है, डिफरेंशियल, ये केवन 2 की कहानी है। इसी पेशेंट की जो स्टोरी कंटिन्यू होगी राइट फ्रॉम समरी, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, डिफरेंशियल्स, वो केबन 2 में होगी। केबन 2 में 2 एग्जामिनर्स हैं और एक आप हो। केबन 1 में एक एग्जामिनर है, एक आप हो, और एक है पेशेंट। पेशेंट कैन भी रोल प्लेयर, इस पे ना होकर रियल पेशेंट है, नहीं रियल पेशेंट नहीं भी रोल प्लेयर है तो आपका तो पेशेंट ही है। समझ आएगी। यस मैम। चलो, तो अब डॉक्टर महविश आपसे ये माइंड मैप बनाया था मैंने डायबिटीज का। चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं डॉक्टर मैं भी आपसे आपको छेड़े तो जस्ट इमेजिन डायबिटीज से क्या ही आएगा। या तो खतरनाक बैड ओब्स हिस्ट्री है जिसमें वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस होंगे, या कोई नामलीज चल रही है, या लाइकर ज्यादा हो गया, या टर्म की आईएफडी है, पिछली भी कोई आईएफडी हो चुकी है, या प्रीटर्म लेबर्स बार बार हो रही है। यही प्रेजेंटेशंस होती है ना डायबिटीज की। तो इस तरह की कोई भी प्रेजेंटेशन हो, डायबिटीज नहीं भूलनी। ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं भूलना कि वो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसकी बेसिक तो मांगनी मांगनी, फिर स्पेसिफिक पे जाना है। और स्पेसिफिक को भी डिवाइड कर लो कि सम विल बी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, सम विल बी फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, और मॉनिटरिंग में फीटल और मैटरनल चाहो तो सेपरेट कर लो, चाहो तो अलग कर लो।
ठीक है? और ट्रीटमेंट में हमेशा याद रखना जो करंट कंप्लेंट है ना, जो रिस्क फैक्टर है वहीं से चलना है। चाहे डायबिटिक पेशेंट है, यूटीआई के साथ आई है, एनीमिया के साथ आई है, जो भी रीसेंट कंसर्न है ना, पहले उसको मैनेज करना है। और फिर इतनी जो एफर्ट की है हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में जितने रिस्क फैक्टर्स मिले हैं, बेसिकली उनको मैनेज करना है, यही तुम्हारी मैनेजमेंट है। ठीक हो गया? जी चलो अब तुम मैम, जानो एक डॉक्टर। चीज है कि जो हमने एलएमपी से आगे वो जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करनी है मैम, एक वो भी कैलकुलेशन है, फिर बीएमआई की भी कैलकुलेशन है, इन दोनों मत करो, मेरी ना। बात सुनो, बीएमआई तो हो ही नहीं सकता। रफली हाइट एंड वेट मेजर कर लेना अगर एग्जामिनेशन तक बात गई है। और या फिर आप, और अगर एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है हाइट वेट के लिए, जैसे बीएमआई में तो इंपॉर्टेंट है ना, डायबिटीज में तो हाइट वेट इंपॉर्टेंट है, जी समझ जी आ रही है, या हेपरिन में तो इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं है तो गोली मारो, कोई टाइम नहीं है उठाना बैठाने का, फिर फोकस्ड ही करना, करने का मौका है। मतलब जो जहाँ हाइट वेट फोकस बनता है फोकस करना, जीपी करने मत बैठ जाना। ठीक है मैम। ठीक है। आफ्टर वाइटल्स गो फॉर फोकस्ड, वाइटल ठीक। जरूरी है। और और मैडम पेशेंट जो को समरी होती है उसमें कई एग्जामिनर्स, कई लोग कहते हैं कि आपने ये नहीं कहना माय पेशेंट नेम आगे उसका बोलो, सीधा बोलो पेशेंट एज दिस इस तरह तो कर। मैंने भी तुम लोगों को यही बताया है कि समरी में पेशेंट का नेम नहीं आता, पेशेंट की एज, ग्रेविडा, पैरा, प्रीवियस जो उसकी डिलीवरीज हैं, और मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, या कोई चीज इंपॉर्टेंट है जैसे नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वो आ गया, वरना वो भी नहीं। और फिर जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, जो भी हिस्ट्री एग्जामिनेशन में पॉजिटिव है। ठीक है मैम। चलो, तो पढ़ाने वाली बातें तो खैर मैं नहीं करूंगी, बट ये तुम्हारा ये डॉक्टर महविश आप हैं हमारे साथ? हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर हीरा। हाँ जी। चलिए, तो डॉक्टर महविश आप मुझे बताती रहिएगा, मैं स्लाइडें आगे पीछे करती रहूंगी। ठीक है? हाँ आप जी। इनका टाइम नोट कर लें। शी हैज हाँ 10 जी। मिनट्स। डॉक्टर, ये नहीं है डॉक्टर हीरा, 32 वीक्स ऑफ gestation, ये दो स्लाइड्स मिक्स हैं। ओके ओके, मैं आगे चलूं, फिर मुझे बता दीजिएगा। और तुम्हारी आवाज जी। अभी भी कब्र से ही आ रही है महविश। अच्छा, एक सेकेंड, ये ना मुझे लग रहा है इसमें मसला है, ब्लूटूथ। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। तुमने सिनेरियो चेंज कर लिया था? ये वाला था, आई थिंक ये वाला था महविश। ये पेशेंट 32 वीक पे है ना? हम्म। हाँ जी, हाँ जी। हाँ कोई जी बात डॉक्टर नहीं, हीरा। मैं इसको 32 पे बना देती हूँ, 11 वीक पे नहीं बनाती। आप इसको मैनेज कर लें इस तरह। हम्म। हाँ जी डॉक्टर हीरा, मैं स्लाइड के बगैर भी कर लूंगी, ये हिस्ट्री देना शुरू करें। ये तो उलझ जाएगी ना। जो उसको नजर आ रहा है ये उसी को फॉलो करेगी। ठीक है, चलें, ये मैंने इसको 32 कर दिया। चलें। चलें, वजीहा प्लीज स्टार्ट। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर वजीहा है, मैं गायनी के शोबे से पिछले 4 सालों से वाबस्ता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महविश है। महविश, आपकी उम्र कितनी है और आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मेरी उम्र 32 साल है और मैंने मैट्रिक किया हुआ है। ठीक है। आपके बच्चे कितने हैं आपके? मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। ये पहला है? नहीं, पहला नहीं है, दो हमल जाया हो गया था। अच्छा, अब आपको आखिरी दफा मेंसेस कब आए हैं? मुझे याद नहीं है, मेरे हिसाब से ये 8वां महीना बनता है। अच्छा चलें, ठीक है। तो महविश, किस मसले से आए हो आप? बस अभी मैं ओपीडी में आई थी तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरी ना शुगर ज्यादा आ रही है, तो इन्होंने मुझे दाखिल कर दिया। अच्छा, इसके अलावा और कोई मसला या और कुछ आप पूछना चाहें? नहीं, शुगर ही ज्यादा बताई है इन्होंने, इसलिए उन्होंने कहा बहुत ज्यादा आ रही थी शुगर। ठीक है महविश, मैं आपसे आपके मसले के बारे में कुछ सवालात करूंगी, इसके बाद आपका ज़रूरी मुआयना भी करूंगी और आपके टेस्ट भी करूंगी। उम्मीद है आप मेरे साथ ताउन करेंगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे रोक सकती हैं और मुझसे पूछ सकती हैं। ठीक है। जी आप मुझे ठीक है। बताएं, ये शुगर के टेस्ट आपने क्यों करवाए थे, क्या वजह बनी थी?
मुझे शुगर तो पहले से ही है। कितना अरसा तो हो गया? अभी मुझे 3-4 साल हो गए हैं। जो मेरा पिछला बच्चा था उसमें पता चला था कि शुगर है। तो आप क्या लेते हो शुगर के लिए? मैं कभी कभी गोली खा लेती थी। नाम याद है टेबलेट का? ग्लूकोफेज के नाम से आती थी। ठीक है, और बाकायदगी से लेती हैं या कभी दिल किया ले ली कभी छोड़ दी? नहीं, कभी दिल किया ले ली, कभी दिल किया छोड़ दी। ठीक है, तो आप शुगर वाले डॉक्टर को चेक करवाती हैं? हाँ जी, कभी कभार करा लेती थी। आखिरी उनके पास विजिट कब का था? मैं 2 महीने पहले गई थी। तो उनसे ठीक है, प्रेगनेंसी से पहले आपने उनसे पूछा था कि अब हमल कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मैंने नहीं पूछा। अच्छा, इसके अलावा आपने अपनी आंखों का और गुर्दों के टेस्ट करवाए हुए हैं या दिल की ईसीजी करवाई हुई है प्रेग्नेंट होने से पहले? साल पहले कराई थी। तो वो ठीक थे सारे? हाँ जी, उस वक्त तो ठीक थे। ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा कोई और मसला, कोई दर्द या ब्लीडिंग? नहीं, अभी तो कोई मसला नहीं। बच्चे की हरकत सही हो रही है? हाँ जी, फिलहाल तो सही महसूस हो रही है। ठीक है, आपने मुझे बताया आपके 2 हमल ज़ाया हुए हुए हैं, कुछ इसके बारे में तफसील बताएंगी किस तरह हुए थे और क्या हुआ था? क्या पूछना चाह रही हैं आप उसमें? कितने कितने हफ्तों पे, कितने टाइम पे ज़ाया हुए थे? और डीएनसी करवाई थी या खुद ही निकल गया था? और तब आपने वो मेरा 8वें महीने पे जाया हुआ था। ठीक है, अंदर ही फौत हो गया था? हाँ जी। फिर दर्दें लगवा के ज़ाया हुआ था? हाँ जी, और पैदाइश करवाई थी। और दूसरे वाला? दूसरे वाले में भी। ऐसे ही हुआ था 8वें महीने पे ही? जी। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा खून तो नहीं था पड़ा, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, खून तो नहीं पड़ा था। तब आपके ये शुगर के टेस्ट हुए थे? पहले वाले में तो नहीं हुआ था। दूसरे वाले में किया था, तभी पता चला था कि शुगर है। ठीक है, तब से 3-4 सालों से आपको शुगर है, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब आप मुझे बताएं, ये वाला हमल आपने खुद ही किया या दवाइयों से किया है? ये खुद ही हो गया। ठीक है, और 3 साल के बाद ना खुद ही हो गया। ठीक है, टेस्ट से पता चला, अल्ट्रासाउंड से? टेस्ट से पता चला था। पहले 3 महीनों में आपको कोई बुखार या जिस्म पे दाने तो नहीं निकले? नहीं। फॉलिक एसिड बुकायदगी से खाती रही हैं? हाँ जी। आपने पहले 3 महीनों में तारीखों वाला अल्ट्रासाउंड करवाया इस दफा? हाँ जी, इस बार तो मैंने करा रही हूँ। ठीक कराया। है। बच्चे की हरकत पहली दफा कब हुई थी आपको? मुझे 5वें माह में शुरू हुई थी। अच्छा, 5वें महीने में बच्चे की साख्त का एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, देखने के लिए कि अंदर कोई नुक्स तो नहीं है, वो हुआ है आपका? हाँ जी, करवाया था। वो ठीक था? जी। शुगर के अलावा आपका कभी ब्लड प्रेशर तो नहीं तेज हुआ? जी, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा शुगर के अलावा आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं तेज हुआ? नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। ठीक है, वो ताकत की दवाइयां बाकायदगी से खा रही हैं, आयरन और कैल्शियम? नहीं, कभी ले लेती हूँ, कभी खाती हूँ, कभी नहीं खाती। ठीक है, तो कोई ब्लीडिंग का मसला या पानी छूट के पड़ा हो या दर्दें आ रही हो? नहीं। अच्छा, ये शुगर आपके खानदान में है किसी को? हाँ जी, मेरी अम्मी को थी। अच्छा, और खानदान में आपको या आपके खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर, गिल्लड़ या दिल का कोई मसला हो? नहीं, खानदान में तो नहीं है। आपको है? नहीं। अच्छा, आपके पहले कभी किसी किस्म का ऑपरेशन तो नहीं हुआ? नहीं। बच्चेदानी के मुंह से एक सैंपल लेते हैं, पैप्समियर कहते हैं, शीशों वाला टेस्ट, वो हुआ है कभी आपका? नहीं जी। ठीक है, कोई आप इसके अलावा कोई मुस्तकिल तौर पे तिब्बी बीमारी का शिकार तो नहीं है, किसी के लिए आप दवाइयां तो नहीं इस्तेमाल करी शुगर के अलावा? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं ले रही। किसी दवाई से एलर्जी या कभी खून लगा हो? नहीं। ब्लड ग्रुप क्या है आपका? मेरा ख्याल है ए पॉजिटिव है। ठीक है, जाती नौयत का सवाल पूछ रही हूँ, आप कोई सिगरेट नोशी या कोई नशा वराना चीज तो नहीं इस्तेमाल करती? नहीं जी। ठीक है, और कोई ज़हनी तनाव का या टेंशन डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है, या इनसे मुतल्लिक कोई दवाई इस्तेमाल करती हूँ? नहीं जी। ठीक है, मैम, आई एम डन विद माई हिस्ट्री। ओके। अ,
basically at that place you can have a command of examination. बट अब मैं आपको एग्जामिनेशन दूंगी, बट आप मुझे बताएं आप मुझसे क्या एग्जामिनेशन में लेना चाहती हैं। फोकस एग्जामिनेशन मांगे हैं अपने पेशेंट के हिसाब से। मैम पहले तो इसका वो डेटिंग स्कैन दे दें ताकि मैं इसकी वो जेस्टेशनल एज कैलकुलेट कर लूँ। बेटे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिहाज से आप मुझसे क्या मांगना चाहेंगी? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट इन्वेस्टिगेशंस। Okay. Madam, I would like to know the general physical examination of the patient, including her vitals, which will include pulse, blood pressure, Okay, temperature. write it down. Write it down. Her BP is 120/80. Okay. Pulse is 90 beats per minute. Okay. Respiratory rate is 16. ठीक है। Okay, और क्या चाहिए आपको? Temperature, 98 Fahrenheit. pallor, cyanosis, jaundice. Everything is negative. Okay. Ma'am, for the abdominal examination, superficial examination, I need the inspection, which will include presence of any scar marks, stria gravidarum, presence of umbilicus, whether it is Okay, I said to you focused examination. I also given you the history that there is no history of surgery. What do you want now? ma'am, Focused examination. position of the umbilicus, stria gravidarum. Okay, no, negative. Okay, then I will need the abdominal examination, which will include physiofundal height starting from the pubic symphysis to the fundus. The lie. Okay, just a second. Her fundal height is 39 centimeter. Okay. The lie, presentation of the fetus and estimated fetal weight and Leica volume. Okay. Her lie is longitudinal cephalic. Her estimated fetal weight is 3 kg. Okay. Anything else? Or Fetal heart rates. positive. Okay. Any palpable contractions? Anything else? Ma'am, any palpable contractions? No. Pedal edema. No. Okay, that is negative. Okay. Ma'am, presence of acanthosis nigricans. Darkness around the neck. No. Okay. Ma'am, I'm done with my examination. Okay. Summarize the case on the basis of your history and examination. Ma'am, patient 32 years of age, gravida 3, para 2, abortion 0, presented to us at 32 weeks of ma'am अब इसकी वो ADD नहीं पता चले वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आप बोलते जाओ जो आपको समझ आया। ठीक है। Patient 32 years of age, gravida 3, para 2, abortion 0 at 38 weeks gestation, presented to us with the complaints of deranged sugar levels. She is a known diabetic for 3 to 4 years, non-compliant on tablet glucophage. On history, she has history of 2 previous IUDs due to her raised sugar levels. She is non-compliant on oral hematinics, and on examination, fundal height is 39 centimeter, fetal heart rate is regular. Other findings, rest of the examination is unremarkable. Okay, ठीक है। वैसे ये 32 वीक्स आपको दी हुई है, रिटर्न में लिखा होगा। अगर मैंने आपको 8 मंथ्स कहते तो 38 की जेस्टेशन नहीं बनती होती। ठीक है, ठीक है, सही है। चले हम अभी कंटिन्यू करते हैं। आपका यहाँ कैबिन में टाइम खत्म हो गया, हम नेक्स्ट कैबिन में जाएंगे। हम केस एक ही दफा डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ योर केस। ठीक है, यस। इन्वेस्टिगेशंस मांगे, आप नेक्स्ट में आ गई हैं। आपने समराइज कर दिया केस। आपको व्हाट आर योर डिफरेंशियल्स? Ma'am, my topmost differential is मैम 30, आपने 32 वीक्स उसकी जेस्टेशनल एज बताई है और 39 मीटर उसका वो बताया सिम्फिजियो फंडल हाइट। यस यस, एंड यू हैव मिस्ड दैट थिंग। चलो अभी आगे बोलते जाओ, मिस नहीं करना, कंटिन्यू चलो। Okay, my top differential is
pre-gestational diabetes mellitus with polyhydramnios and complications of previous IUD. Okay. Second differential is mm, Okay, let's discuss. It's your diagnosis. Okay. Which investigation do you want in this case? ma'am, I would like the basic as well as specific investigations. For the basic investigations, I will need a complete blood count, which will include the hemoglobin, the total leukocyte count, and the platelet count. Just a second. Her HB is 10 gram per deciliter. Next. Okay. Ma'am, TLC platelets are normal. एवरीथिंग नॉर्मल. हाँ जी नॉर्मल. आप मुझे पूछती जाए, मैं आपको बताती हूँ. Okay. After that, I need the viral markers, which will include hepatitis B surface antigen, anti-hepatitis C antibody, and anti-HIV antibody. That is negative. Okay. I need the random blood sugar levels. रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स उसका अभी का है 250. 250. Okay. I will need the urine complete examination to look for glucose, urea, proteins, and pus cells. ग्लूकोज पूछेंगे आप. दूसरा आपने क्या कहा है? Proteins and pus यूरिया. cells. यूरिया भी मांगा है. मैम वो तो स्पेसिफिक में मांगूंगी. अच्छा, प्रोटीन्स नेगेटिव है, पस सेल्स 6 है. Negative pus cells 6. Oh, and glucose. ग्लूकोज +2 आ रहा है. Okay. And blood group. ए पॉजिटिव है. Now I will proceed with the specific investigations in this patient. For the specific investigations, I would need the recent most obstetrical ultrasound, which will include the Leica volume, fetal biometry, including BPD and जस्ट अ सेकेंड. absorbance. इन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझसे मैटरनल मांगे हैं. क्या मांगना है? Maternal, ठीक है. I would फीटल like आपने स्कैन नहीं मांगना कभी भी शुरू में. खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. मुझे मैटरनल मांगे फिलहाल. maternal. I would like the glucose record, previous random blood sugar record of the patient. ओके, वी विल डिस्कस इट लेटर. Okay. I also need any HbA1c done previously. ओके, दैट इज 7. 7. How long was it done ago? 2 months back. 2 months back. Mhm. Okay. So, ma'am, I need the renal function test, which will include the urea and the creatinine. Okay. Urea is 42 milligram per deciliter and cret is 1. Creatinine is 1. Okay. I will need the retinal exam if done. Not done. Okay. Madam, maternal investigations are completed. Okay. आप ECG कराएंगे? ECG मांगेंगे? मैम वो प्री-कंसेप्शनली यस मैम चाहिए होगी. Pre-GDM चाहिए होगी. ठीक है, राइट इट डाउन ऑन योर रजिस्टर. ओके. Okay. ओके, अब मुझसे आप फीटल मांगे. क्या मांगे? For the fetal examination, I would like the recent most obstetrical ultrasound, which will include the fetal biometry, including biparietal diameter, abdominal circumference, Leica volume, any associated anomaly in the fetus, placental localization, and fetal rate. Okay. Okay, we will discuss the scan at the end of the case. Kindly manage your case according to your diagnosis. Your patient has a uncontrolled sugar levels. Her 4-pointed labs are done during her admission. Okay, write down your labs on your register. Her pre-breakfast was 150. Post Yes, 150, pre-breakfast. Post breakfast was 250. 50. Okay. Her post lunch was 160. 160, Post dinner was 130. 130. Okay. Bedtime was 160. 160. ठीक है. अब ये आपके पास लेवल्स हैं.
अब आप मुझे मैनेज करें केस को, आपके पास एडमिटेड है पेशेंट, बताना शुरू करें। मैम पेशेंट का वजन कितना है? ओके, हर BMI इज नो मैम, वेट 28। वेट इन केजी। आपको मैं BMI दे रही हूँ, 28 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। 28। ओके मैम। Ma'am, I will begin my management. First of all, I will complete my investigations. After that, I will begin my management. First of all, by counseling the patient, explaining the diagnosis to her, its implications on her and her pregnancy, the need for additional monitoring and additional antenatal visits. After that, I will arrange a multidisciplinary team, which will include a senior obstetrician, a diabetologist, and anesthetist, a neonatologist, and a senior nurse, and myself. After the aim of my management will be to control her blood sugar levels, to bring her pregnancy as close to term as possible without any additional maternal or fetal complications. Uh, and for that I will advise the patient. मैम अब वो अल्ट्रासाउंड मिल सकता है फीटस का? हर उस पे उसका जो AC आ रहा है ना, वो 38 वीक्स का आ रहा है। ठीक है। फीमर लेंथ उसकी 33 वीक्स की है। BPD भी उसका 34 वीक्स का है। BPD 34 वीक्स का, फीमेल लेंथ आपने 33 की बताई, ठीक है। और पॉलीहाइड्रमनियोस भी है मैम? हाँ जी, लाइकर उसका जो आपके पास आ रहा है 26 आ रहा है AFI। और वो एस्टिमेटेड फीटल वेट? 3.2 kg। ओके। Ma'am, since my patient is non-compliant on oral hypoglycemics and on ultrasound, her diabetes is associated with fetal complications. Since the AC is enlarged and she has polyhydramnios as well, I will advise the patient to have lifestyle modifications, control her blood sugar levels, take a walk 30 minutes daily, and provide her a diet chart with with low glycemic index foods. Also, since she is having complication of macrosomia, I will advise the patient to start insulin, and I will calculate the insulin requirement for her. And for that, I will admit the patient so that we can start insulin. We can monitor the blood glucose levels within the hospital, and we can fix the units of insulin. I will also arrange. 4 weekly ultrasound starting from 28 weeks to monitor the fetal growth and any progress in polyhydramnios and control of her sugar levels. I will monitor the patient for any reduced fetal movements and any complications developing along the way. Since this is associated with complications, my aim is to bring the pregnancy at 38 plus 6 weeks. The mode of delivery will be decided at the end, depending on her bishop and her control of sugar levels and the maternal and fetal status. After delivery, the baby will be kept for observation to monitor any signs of hypoglycemia. If the patient undergoes labor, her sugar levels will be kept between 4 and 7 millimoles of liter, and she will be given insulin injections according to sliding scale to keep her sugar in control. She will be kept postpartum in the hospital to monitor her sugar levels. The baby will be kept in the nursery, and 2 to 4 hourly monitoring of the sugar levels of the baby will be done, and monitoring of the baby for any signs of neonatal jaundice or hyperglycemia or hypoglycemia will also be done. The mother mm, Okay, the mother sugar levels will also be done, and she will be discharged after giving her advice on diet and monitoring, and to come back at 6 weeks so we can monitor her fasting blood sugar levels. And if it is still deranged, she will be referred to a general physician for control of her diabetes. So in the next pregnancy, she will be given advice on breastfeeding and on contraception as well. So when she plans the next pregnancy, her sugar levels are controlled preconceptionally and she's optimized. ओके, डन। Yes, ma'am. ओके, चलें अब हम शुरू पे आ जाते हैं, आपकी हिस्ट्री पे। ठीक है। जी। हिस्ट्री थोड़ी सी लैगिंग थी काफी, बल्कि आपने बैड उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री बिल्कुल टच नहीं की, बिल्कुल टच नहीं की। आपको जब आपका जो हिस्ट्री लेने का पहले तरीका होता है, उसमें 3 चीजें आती हैं आपके पास। जब भी कोई भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन आती है, कोई भी कंप्लेन करता है पेशेंट,
आपने उसकी कॉजेस, उसके रिस्क फैक्टर और उसके कॉम्प्लिकेशन, ये एक सीधा सा रूल है जो मैंने बनाया हुआ था एट माई टाइम ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये आपने पूछना होता है। ठीक, ठीक पहले है। हम आपके ना पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, वो ज्यादा लैग कर रही थी काफी चीजों में। पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में आपका सबसे बड़ा मसला ये था, मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रही थी। कभी भी पेशेंट से आप नहीं पूछ सकते, पेशेंट आपको कैसे बता सकता है उसको क्या मसला है। आपने मुझसे पूछा आपको शुगर है, मैंने कहा हाँ जी, इसके अलावा आपको कोई मसला है, मैंने कहा नहीं जी, और कोई बीमारी जो आपको पता हो, नहीं। ठीक है, फिर जब आपका यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं करते। दूसरा, अगर आपको मरीज कह देता है कि मुझे तारीखें याद नहीं है, और अगर आपके पास वहां कमांड ना दी गई होती 32 वीक्स की, और आप इस तरह उसको आगे लेके चले जाते और अगले स्टेशन पे जाते जहाँ पे वो पुरानी पुरानी एग्जामिनर्स बैठी होती हैं, और ये अभी हमने एक कोर्स कंडक्ट कराया था उसमें हुआ है। ठीक है, आपके न्यू एग्जामिनर्स तो नहीं आते ना, आपके कुछ पुराने लोग भी आते हैं जो डेट्स को और ईडी डेट्स को बहुत वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ठीक आप है। अनश्योर ऑफ डेट्स को ऐसे ही टच किए बगैर आगे नहीं जाते। अनश्योर ऑफ डेट्स को आपने हमेशा टच करना होता है अगर आपको कमांड नहीं दी जाती 32 वीक्स की। जो आपके 4-5 सवाल होते हैं अनश्योर ऑफ डेट्स के, उसके इस्लामिक कैलेंडर से कोरिलेट करके, उसके पीरियड से कोरिलेट करके, लैक्टेटिंग से कोरिलेट करके, उसको बिल्कुल यूपीटी का मंथ याद है कोरिलेट करके, आपको कॉन्ट्रासेप्शन का पूछ के, ये सारे 4-5 सवाल कोरिलेट करके उसको आपने अनश्योर ऑफ डेट्स लेबल करना होता है। आप इतनी भागी भागे में आगे नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है मैम, ये फिर तब है आपका, जब सिनेरियो में वीक्स ना गिवन हो। हाँ, जब सिनेरियो में वीक्स ना दिए हो। ठीक है, जब आपको सिनेरियो में वीक्स दिए गए होंगे तो वो आपको लाजमन 7 LMP बता देगी पेशेंट। ठीक है, ठीक कुछ है। ना कुछ वो आपको हिंट दे देंगे। ठीक, दूसरी बात, आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करने होते। आपने उससे पूछा, आपको मैं आपकी ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री की बात बताती हूँ, आपने पूछा बच्चा फौत हो गया था, अच्छा क्या वजह बनी थी, आपको दर्द हुई थी, उसने कहा नहीं हुई थी। अच्छा, उसमें 8वें महीने में आपको हुआ, पानी पड़ा था, नहीं हुआ था। आपने और कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं आईयूडी का, आपने अनोमलीज का पूछना होता है, आपने ऑटोइम्यून डिजीजेस का पूछना होता है, आपने जीडीएम। उसको कैसे पता चलेगा एक अनबुक पेशेंट को कि उसको था या नहीं था? आपने उससे पूछना है कि आपका कहीं पे चेकअप हुआ था, आपने 9 महीने चेकअप कराया था, आपको कैसे पता चला था बच्चा फौत हो गया? आप में उसमें कोई शुगर का टेस्ट कराया गया था, ग्लूकोज पिला के खिलाया गया था? जब आपका बच्चा फौत हुआ उस वक्त आपको दर्द हो रही थी, नहीं हो रही थी? ठीक है, आपका ये इंग्लिश में टेम्पलेट उनके पास लिखा हुआ होता है और उसके पूरे मार्क्स होते हैं बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री के। ठीक है, ये जी। सारे क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। एब्रप्शन को रूल आउट करना है, परवजाइनल लीकिंग को रूल आउट करना है, एनॉमलीज को रूल आउट करना है एट द टाइम ऑफ बर्थ। कोई उसमें कुछ मसला तो नहीं था, बच्चा बड़े साइज का तो नहीं था, 6 माह का तो नहीं लगता था। ये सारे क्वेश्चंस आपने पूरे, बल्कि डॉक्टर हिरा का बड़ा अच्छा, यस, ये जो टेम्पलेट है ये आपने ऐसे ही याद करना है और लिखना है, रट्टा मारना है इसको। और ये सवाल आपने अपनी क्लिनिकल लाइफ में भी मरीज से करने होते हैं, सेम एज फॉर सेकंड जो उसकी प्रेगनेंसी थी उसमें भी आपको, क्योंकि मैंने आपको बता दिया शुगर है, आपने शुगर उस पे आपने उसको वाइंड अप कर दिया। आपने नहीं पूछा पेशेंट से कि आपका पेट नॉर्मल जो था आपका, जैसे आपने 2 हमल किए हैं उसमें बढ़ता तो नहीं था, जैसे 3 माह पे आपको लगता हो कि 5 माह का हमल है। पेशेंट आपको खुद बताएगी कि मेरा पेट बढ़ता है, ठीक है, पहले से ज्यादा मुझे फूला हुआ लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा भरा हुआ पेट है। तो पॉलीहाइड्रोम्नियोस आपने पूछना होता है। आप मुझसे बार बार पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शंस क्यों पूछ रहे थे, पेन क्यों पूछ रहे थे? हालांकि आपको लाइक कर तो मैंने बहुत बाद में दिया है, आपने पहले तो इस चीज को पूछना ही नहीं था मुझसे। ठीक है, तो यहाँ था आपके बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मिसिंग थे, और ये एक बहुत गलत पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे आपके हिस्ट्री और एग्जामिनेशन काम खराब कर जाएगा एक स्टेशन। जब यहाँ पे काम खराब होगा अगला स्टेशन ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? जी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन पे। विजया, आपने स्टार्ट अच्छा किया, आपका पैराग्राफ ठीक था, आपने वो सारे सवाल कर लिए, कब से हुआ, कैसे हुआ, पता कैसे चला, ओके फाइन। फिर आ जाती थी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री। आपने उसमें शुगर को लिफ्ट ही नहीं कराई बिल्कुल, कि आपने पहले माह में, आपके पास तो पनीज 32 हफ्ते पे आई है ना,
तो आपने पेशेंट से पूछना था, हैव यू बीन टू द डॉक्टर एट योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर? आपने शुगर चेक की, नहीं की, ये सारे आपने उससे क्वेश्चन करने हैं, वेदर यू वर टेकिंग सम मेडिसिन और नॉट। अच्छा, आपको कोई कैंडिडियासिस, यूटीआई, मैंने आपको लैब्स में पस सेल दिए 6, आपने ना हिस्ट्री में पूछा, मैंने इसी वजह से दिया था, बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन इन द हिस्ट्री। आपने प्री जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ कैंडिडियासिस, यूटीआई, इसको रूल आउट करना है। दीज आर द पेट क्वेश्चंस और इनके मार्क्स होते हैं। फिर आपने पूछा गिल्लड़ का मसला, दिल का मसला, ये सारे मसले तो नहीं है। पेशेंट को बेटे कैसे पता होगा कि उसको ये मसला है? आपने पूछना है, आपने उससे सवाल करने हैं साइन एंड सिम्टम्स के। गर्मी सर्दी ज्यादा तो नहीं लगती, भूख बढ़ गई हो, वजन कम हो रहा हो, दिल में कहीं दर्द होता हो जो बाजू की तरफ जाता हो, गंदा पानी पड़ता हो, उसमें खारिश होती हो, पेशाब का बार बार आना। These are the 4 questions which are associated with the case of your diabetes and with pre-gestational diabetes. ठीक है। फिर आपका आ गया क्विकनिंग, आ गई, एनॉमलीज पूछ ली, क्विकनिंग पूछ ली। इसमें भी आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में पूछना था कि 5वें 6ठे महीने में अपनी अपनी शुगर चेक कराई कि नहीं कराई। ठीक है, वो भी आपने बिल्कुल नहीं पूछा। इसमें आपने एसोसिएटेड हाइपरटेंशन पूछ ली, एनीमिया पूछ ला। ठीक है, वो आपका बिल्कुल ठीक था। लेकिन फिर आपने पॉलीहाइड्रोमनियोस क्यों नहीं पूछा? आपने उसकी कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं पूछी? वो अपने पेशेंट से पूछनी होती है कि आपका पानी तो नहीं ज्यादा बढ़ रहा था, आपको ऐसा महसूस हुआ, आपने जब अल्ट्रासाउंड कराया 5वें माह का, उसमें आपको ये तो नहीं लगा कि उन्होंने पानी ज्यादा बताया हो, या आपको पेट अपना तीसरे चौथे माह की निस्बत ज्यादा बढ़ता हुआ लगा हो, या अब आपको लगा हो कि ज्यादा बड़ा आपका पेट फूल रहा है, हमल की निस्बत ज्यादा फूल रहा है। तो ये पेशेंट आपको बताएगी। जब हम ओपीडीज में या हॉस्पिटल्स में होते हैं, पेशेंट आपको बताती है कि मेरा पेट, मुझे सांस नहीं आ रहा। फिर पॉलीहाइड्रोमनियोस के भी अगर वो बताती तो आपने पूछना था, सांस तो नहीं चढ़ता, नीचे वाले हिस्से पे सोज तो नहीं पड़ती, आपके पेशाब वाले हिस्से पे सोज तो नहीं पड़ी हुई, दर्दें तो नहीं आ रही, खून तो नहीं पड़ा, एब्रप्शन, आपने सारी चीजों को रूल आउट करना था, आपने नहीं किया। समझ आई? यस मैम। देखा आपके कितने पॉइंट्स मिसिंग थे हिस्ट्री में। ठीक, तो इसका हल बेहतरीन ये होता है कि आपने निमोनिक को रट्टे मारने होते हैं अच्छे तरीके से। ये सवाल आपने बार 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 प्रैक्टिस करनी होती है। अगर जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये सवाल आपको कभी भी नहीं भूलते। जैसे ही पेशेंट कोई बात बताती है कि मेरे पास, हाँ, सबसे पहली बात, आप जब बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री मेरे से ले रहे थे, आपने मुझसे पूछा ही नहीं किस हमल में जाया हुआ, किस जेस्टेशन पे जाया हुआ। आप सीधे उस पे आ गए कि दवाई दी, दवाई से जाया कराया है, किससे जाया कराया। फिर जब मैंने आपको थोड़ा इंसिस्ट किया और 8 मंथ पे लगी, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि वेदर इट इज अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉस, वेदर इट इज अ सेकंड ट्राइमेस्टर लॉस, whether it is a term pregnancy which got IUD. This is so much important to make the diagnosis. The causes of first trimester are different, second trimesters are different, third trimester के different हो जाते हैं, तो आपको diagnosis बनाने में आसानी रहती है। लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज आपके डीडी में क्यों नहीं आया? आपकी समरी में एलजीए आना चाहिए था डिफरेंशियल्स में। जरूरी है उसे पॉली होगा? स्कैन तो मैंने आपको दिया नहीं था। आपकी लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज आ गई, फंडल हाइट आपको 32 हफ्ते की मैंने दे दी, तो आपको स्कैन पे मेरे से फाइब्रॉइड भी मांगना चाहिए था, मैस भी मांगना चाहिए था। आपको हिस्ट्री जैसे ही आपको एग्जामिनर वो दे देता है, आपने उससे पूछ लेना था कि आपको कोई मैस वगैरह तो नहीं बताया गया। आपका जो समरी बनती थी, आपको नहीं लगता उसमें आपको एक लाइन में बताना चाहिए था, माय पेशेंट इज दिस एट दिस 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन विद प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस विद बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। ये लाइन बोलने की बजाय कि विद प्रीवियस 2 IUDs ड्यू टू द इनकम्प्लायंस, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं बोलते। पेशेंट बताना है विद प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस with bad obstetrical histories, large for gestational age, and uncontrolled uncontrolled pre-gestational diabetes बता के, bad obstetrical history बता के, फिर आपने आगे आना था। लैब्स ये हैं, एग्जामिनेशन ये है, इसको आपने एक लाइन में खत्म करना होता है। ठीक है, ये नहीं बताना कि दवाई की वजह से, या बस आपने अनकंट्रोल्ड प्री जेस्टेशनल डायबिटीज, बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री एंड लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज,
इससे आपके एग्जामिनर को 3 बातें पता चल जाएंगी और आपका वाइवा आसानी से आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाद में आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर आपको देते हैं या जो भी एग्जामिनेशन आपको बताया गया था आपने उसे बताना था, तो आपकी 3 लाइन से ज्यादा समरी नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 लाइन की समरी होती है, इससे ज्यादा समरी नहीं होती। ठीक है, ये आपका डायग्नोसिस बनता था। मैम ये एक दफा डिफरेंशियल दोबारा बताइएगा प्लीज। आपका लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज था ना, मैम बोलना पॉली कैसे भी है? हो सकता है, मैक्रोसोमिया, आपका मैक्रोसोमिया भी था। मैंने आपको जब स्कैन पे दिया, अभी हम बल्कि उस पे मैनेजमेंट पे जाते हैं, एलजीए था। एलजीए के क्या क्या हो सकते हैं, आप बताओ ना मुझे, एलजीए में क्या क्या होता है। लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज मैम हाँ, मैक्रोसोमिक बेबी होता है। डॉक्टर हिरा साथ बूटी भी दे रही हैं, देखो उस पे नहीं नहीं, इन्होंने सही पिक कर लिया था। वैसे मैंने तो एलजी में खुद भूल गई थी, मैंने तो अब लिखा है तुम्हारी डांट सुन के। नहीं, ये देखें डॉक्टर हिरा, इनको याद रहेगा, मैंने भी आपसे बड़ी डांट खाई हुई है ठीक है, जी मैम। एलजीए आपका आएगा, उसमें आपने मैस को रूल आउट करना था। अनडायग्नोज प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज तो नहीं थी, फिर उसके बाद प्लेसेंटल कॉर्ड एब्रप्शन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारे आपने उसमें मुझे बताने थे, ये आपके डायग्नोसिस होने थे। ठीक है, मैंने आपको इतना क्लियर कट, 32 वीक्स पे 3 kg का बच्चा मैक्रोसोमिया की तरफ जा रहा है। 32 वीक्स पे कितना होता है बच्चे का वजन? 1.8 to 2। 2.5 kg तक का होता है, ये आपने याद करने हैं, ये आपसे पूछा जाता है। इन अगर आपका आईयूजीआर, क्योंकि सिर्फ डायबिटीज तो नहीं एग्जाम में पड़ा होता है, आपके 2-3 केसेस इकट्ठे पड़े होते हैं, आपके एक मरीज में 1 2 3 और प्री एग्जिस्टिंग के साथ तो आईयूजीआर बहुत कॉमन है। ठीक है, जीडीएम के 32 पे साथ 1.8 से 2 नहीं होता? आप 2.5 बता रही हैं ना, 2.5 टर्म का नहीं होगा? 2.5 से 2.5 नहीं 3 होता है, 3 kg होता है टर्म का। अच्छा, 2.5 32 वीक्स का होता है। हाँ जी, ये आपके ये पूरी रेंजेस होती हैं, प्रॉपर एक एक नहीं होता, हमेशा बच्चे का वजन, बच्चे की हाइट, हर चीज एवरेज ली जाती है। टर्म का बच्चा जी 3 kg का होता है, 2.5 kg का बच्चा अनलेस वो एसजी है, मतलब उसकी मदर भी पतली और सूखी है। ठीक है, जी जी एफजीआर में और एसजीएम में डिफरेंस हो जाता है ना, जी जी फिर ये उसकी तरफ डिस्कशन चली जाती है। ओके, तो जी मैम, आपका थैंक यू। मैक्रोसोमिया, आपकी जो फंडल हाइट, मैंने जो आपको एसी दिया, दैट अव्वल तो आपको एसी भी अब शायद दे देते होंगे, लेकिन हमें इस तरह डायरेक्ट नहीं देते थे। मैंने आपको 32 हफ्ते पे 39 का एसी दिया, 33 की फीमर दी, और 30 मतलब वो मैंने नॉर्मल दिए, एसी मैंने आपको हिंट दिया कि एसी उसका ज्यादा जा रहा है, तो एक आपको कॉम्प्लिकेशन मैंने उसकी बता दी थी। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तुमने मुझे कहा कि तुम इसको, बाकी सारी बातें तो वो ठीक है, यूग्लाइसेमिक करना है, शुगर कंट्रोल करनी है, डाइट चार्ट करना है, डाइट चार्ट पे हम बात करेंगे क्योंकि आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने मुझे कहा आप इसे डिलीवर कब कराएंगी और आपका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, आपने उस पर बात ही नहीं की, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ऑप्स के केस में। मैम 38 + 6 वीक्स टाइम ऑफ डिलीवरी होगा इसका। कैसे? बिकॉज मैम ये एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशंस है और हम इसको इंसुलिन पे डालना चाह रहे हैं। एक पेशेंट जिसका 32 वीक्स पे फंडल हाइट है 39, एएफआई है उसका 26, मैक्रोसोमिया की तरफ वो जा रहा है, उसको आप 39 वीक्स तक लेके जाओगी? हम्म, नहीं मैम फिर 37 पे करेंगे टर्म पे पहले। आपने हमेशा आपने कहना है 37 to 38 वीक्स पे इसको डिलीवर करेंगे, वो डॉक्टर पूछेंगे ये आपकी महविश, कितना। डॉक्टर महविश, जी इसमें मैडम। तो ये 32 भी होना चाहिए कि मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगी। अगर ऑप्टिमाइज हो जाते हैं शुगर वैल्यूज तो लाइकर ठीक हाँ ठीक जी हो मैडम। जाएगा। तो इन अगर वो नॉर्मल जी, होती है तो 37 पे जाएगी, अगर ये एबनॉर्मल ही रहते हैं शुगर लेवल्स तो अर्ली डिलीवरी भी वो हो तो सकती है। फीटो मैटर्नल कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना, कि हम उस वक्त तक प्लान कर लेंगे अगर सब कुछ सही हो जाता है। यस यस, इफ एवरीथिंग क्योंकि बिकम्स विद, ओके आफ्टर गुड हाँ क्यों, मैनेजमेंट देन 37 का सोचो। हाँ जी, वो भी बहुत ज्यादा मैं खुला बता रही हूँ,
मतलब ये आप वहां तक इफ फीटो मैटरनल, ये आपने लाइन भी बोलनी होती है, एक एवरेज जेस्टेशनल एज आई विल कीप एडमिट। हाँ, ऑप्स के केस में वो आपसे ये जरूर पूछते हैं कि आपने मरीज को दाखिल रखना है या घर भेजना है, तो वजीहा क्या करोगी? मैम उसको एडमिट करेंगे, उसकी इंसुलिन डोजेज फिक्स करेंगे, उसको बताएंगे कैसे लगानी है, और नॉर्मलाइज जब हो जाएंगे तब उसको विद फॉलो अप घर भेज देंगे। अच्छा, इसमें हर हाल में घर भेज देंगे? मैम एसिम्टोमेटिक है, और अगर कंट्रोल में आ गई है शुगर तो फिर भेज देंगे उसको घर। और अगर ये भी मैं पूछेंगे वो आपने फास्ट इसका रहती है एक अच्छी सी लाइन में उनको जवाब देना होता है कि वो आपसे इंग्लिश में पूछती हैं, डॉक्टर साहबा वेदर यू विल कीप एडमिटेड हर और लेट हर गो टू होम। तो आई विल डिस्कस विद द पेशेंट मैम, आई विल टेल हर अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस, आई विल control her diabetes, I will teach her how to use insulin if she is comfortable, and she will learn about the insulin and about the complications, sign and symptoms of hypoglycemia, and I will also discuss the distance of her home from the hospital. ठीक है? इफ शी इज कंफर्टेबल देन आई विल डिस्चार्ज द पेशेंट, बिकॉज आपका आप 32 हफ्ते पे उसको एडमिटेड नहीं रख सकते 37 वीक्स तक, ठीक है? तो लेकिन इतना जो हाई रिस्क पेशेंट होता है उस पर आपने बहुत अपना थ्रेशोल्ड रखना होता है, बिकॉज क्या रिस्क होता है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ पेशेंट उसको? मैम बहुत फीटल कॉमन को कॉम्प्लिकेशन। क्या हो सकता है? मैक्रोसोमिया, आईयूडी, शोल्डर डिस्टोशिया। हाँ, इस मरीज में तुम्हें इसे घर भेजना चाहिए या नहीं? अगर मैं हाँ या ना में जवाब पूछूं, वो पूछेंगे आपसे, कि मैं वैसे नहीं पूछ, तंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो पूछेंगे। मैम 32 वीक्स पे 37 तक हम एडमिटेड तो नहीं रख सकते, तो भेजेंगे घर। आपकी पेशेंट, आपने मुझे खुद कहा था, नॉन कंप्लाइंट है, इसलिए उसको इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई। तो ये आपके पास बहुत अच्छी जस्टिफिकेशन है टू कीप हर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी, ठीक है? इस पे आपको कोई फेल नहीं करेगा, ठीक है मैम। ठीक है? इस पेशेंट को आप एडमिटेड रखेंगे, बिकॉज मेरी पेशेंट, माई पेशेंट इज सो मच नॉन कंप्लाइंट or she has not taken proper visits, so I will keep the patient admitted, I will control her levels, or then I will deliver her at 37 weeks if fetal maternal condition remains stable. और हाँ, एक लाइन आपने बोली थी जो आपको शायद उसमें बोल गया, आपने कहा था कि आई विल डू हर ग्रोथ स्कैन फ्रॉम 28 वीक्स। पेशेंट तो आपके पास एट 32 वीक्स है, ओके मैम, सही है। ठीक है? तो समझ आई कुछ चीजों की? बाकी थेरी में इस तरह डिस्कस नहीं करी, थेरी में अब आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता। अब लॉन्ग केस थी जिसमें बहुत सारा आपसे क्वेश्चंस किए जाते थे, अब आपके वो जो स्ट्रक्चर डिस्कशन और टॉक्स के स्टेशन होते हैं उसमें बहुत थेरी कवर हो जाती है, आपके रिटर्न में हो जाती है। इसलिए जो उन्होंने आपको जज करना है आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे, अगर वो कराती हैं, जिन सेंटर्स में कराया जाता है वहाँ क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत मैटर करता है, वो आपको देखेंगे। इसलिए आपने तैयारी करनी है, आपने हर तरह से तैयारी करनी है। और क्लिनिकल मैनेजमेंट में एग्जामिनेशन में पीवी तो नहीं करवाएंगे, कि वो भी करवाएंगे? विजाइनल एग्जामिनेशन कुछ सेंटर्स में करा सकते हैं, अब जैसे लाहौर में जो पुराने प्रोफेसर हैं, शमशाह हुमायूं जैसे, और बाकी वो तो करवा भी सकते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस करके जानी है, एटलीस्ट 10 पेशेंट्स की पर वजाइनल आपने की हो। आपको पता चलना चाहिए फाइब्रॉइड क्या होता है, एडिनेक्सल मैस क्या होता है, आपको पता चलना चाहिए कफेलिक प्रेजेंटेशन ट्रांसवर्स लाई का, आपको पता चलना चाहिए अपने केस में कि मैंने क्लिनिकली आईयूजीआर कैसे डायग्नोज करना है, ठीक है? ये आपने 10-10 पेशेंट करके जाने हैं, एटलीस्ट 10, ये भी मैं एटलीस्ट बता रही हूँ, ठीक है? यस मैम। और कुछ आप पूछना चाहें? एक्सक्यूज मी मैम, आपने इसमें डेक्सा का जिक्र नहीं किया कि हम उसको स्टीराइड कवर कब देंगे, इस 36 केस की वीक्स बात पे, कर। 36 अगर वीक्स पे फॉर अगर उसकी एग्जांपल इसको डायबिटीज लीकिंग, कंट्रोल्ड हाँ हो जी, जाते हैं। जी जी, वो फिर 36 वीक्स पे देंगे। अगर इसको हाँ, कोई भी अभी तो कॉम्प्लिकेशन हो। आपने जो ऐसे केस होते हैं ना डॉक्टर साहबा, जिसमें शुगर अनकंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है, जी जी। उसमें आपने फौरन डेक्सा नहीं दे देना, आपने उसे एडमिट करना है, आपने देखना है वो पेशेंट 1 हफ्ते तक कैसी रहती है, बिकॉज
आप मुझे बताएं कि डेक्सा का जो बेनिफिट है कितने वीक तक होता है? 1 वीक तक 1 होता है वीक। मैम, यस, 1 वीक तक 7 होता है। तो डेज तक। आप इसमें अब आप देखेंगे, बैलेंस करेंगे। अगर आपका ये पेशेंट है 32 वीक्स पे आ गया, आपने उसकी पहले शुगर कंट्रोल करनी है जिसमें आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। अगर उसमें लगता है कि आपका पॉली थोड़ा कम होना शुरू हो गया है और सारा कुछ बेहतर होना शुरू हो गया, फिर 36 पे देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप उसे 33-34 पे दे देंगे, ठीक है। और क्योंकि अगर फॉर हाँ, एग्जांपल मैम इस देखो पेशेंट को लीकिंग हो जाती है या कुछ भी होता है, फिर हम क्या करेंगे उस केस में? लेकिन पे फिर भी आप हम उसे एज अ स्टीराइड प्रीप्रॉम मैनेज करेंगे, फिर दे देंगे। साथ ही देंगे, और जब हमने हाँ, स्टीराइड देना है इस अच्छा, केस में उसमें साथ हम उसमें क्यों इंसुलिन दे देंगे बढ़ाएंगे? फौरन? हाँ, क्योंकि वो मैम अगर वो कोरियो डेवलप करती है तो फिर हमें उसकी डिलीवरी करनी पड़ सकती है ना, या वैसे भी कुछ लेबर में प्रीप्रॉम भी के जा साथ सकती है ना। कितने, हाँ हाँ, लेबर कितने परसेंट पेशेंट विद इन अ वीक डिलीवर हो जाते हैं? 70% आई थिंक सो। 60। लास्ट टाइम अच्छा मैं 6। बताती हूँ, सुनो मेरी बात। हाँ ये जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मैं बेहतर तुम्हें एक्चुअली बता सकूं। हम्म। डायबिटीज में 2 मुसीबतें हैं अभी इस पेशेंट को, 32, कोली, यूटीआई मतलब इन्फेक्शन। वैसे बाय द वे तुमने इसके पस सेल्स का कुछ भी नहीं किया, ना कल्चर मांगा, हाँ, ना एंटीबायोटिक दी। हाँ बुझिए। जी मैम। और व्हाट अबाउट हीमोग्लोबिन 10? हाँ जी, अनीमिया को भी हमने नहीं एनीमिक भी किया। है, सीरम फेरेटिन वगैरह होना था इसका। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपने मैनेजमेंट यही तो होती मैम है जो। इसमें सीरम फेरेटिन की तरफ हम जाएंगे या हम उसकी अनीमिया को हम जाएंगे, करेक्ट बिल्कुल करेंगे? जाएंगे, हम जाएंगे नहीं, हम फेरेटिन कराएंगे जाएंगे, इसका। पहले जाके रूल आउट करेंगे आयरन डेफिशिएंसी। तो नहीं, वैसे हर एक में नहीं कराते, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर पहले कभी वर्कअप नहीं हुआ पेशेंट, लाइक इसमें नॉन काजेज तो है नहीं, कोई पीपीएच इसका हुआ हो, ब्रेस्ट फीड कराया हो, तो इसलिए बेहतर है कि अब हीमोग्लोबिनोपैथी 10% है। ये जो थैलेसीमियाज हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक है कि हम करा लें फेरेटिन, ठीक है। लेकिन अगर क्लियरली सारी चीजें टुवर्ड्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और क्लियर है एमसीवीबी और एनीमिया का वर्कअप, तो आप डिसाइड कर सकते हो फेरेटिन को ओमिट भी करना है। लेकिन फेरेटिन फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है, तो बेहतर है पंगा ना करें, करा ही लें, जी जी। ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये अम, ये जो फिर मैम इसको 10 HB के साथ 32 वीक्स पे आईवी आयरन देंगे तुम्हें या सामने नजर आ रहा ओरल है? तुम्हें सामने सामने कंपैरिजन नजर आ रहा है नाइस और यूके इसका, एसओजीपी एसओजीपी का? का? ये जी बहुत जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब भी तुम्हें जी डायबिटीज मैनेजमेंट करनी है ना, तो तुम चाहे नाइस से करो चाहे तुम एसओजीपी से करो, बट कोड जरूर करना, क्योंकि दोनों की वैल्यूज नजर आ रही है ना। जी मैम। 70 ओजीटीटी की भी डिफरेंट है, और फिर जो पेशेंट ने डिलीवर हो गई बाद में आपने इसका फॉलो अप HbA1c FBS या ओजीटीटी से करना है, तो आपने जो जी जी बोलना है आप गाइडलाइन को कोट कर दें, कोई कुछ नहीं कहेगा, या दोनों ही कोट कर दें, या एग्जामिनर से पूछ लें आपकी फेवरेट कौन सी है उससे मैनेज कर देता हूँ। लेकिन बट इफ आई विल से आपकी फेवरेट कौन सी है इस पेशेंट में, फिर आप क्या पिक करेंगे? मैम वैसे नाइस के अकॉर्डिंगली नहीं चलते। नो, ये पेशेंट पाकिस्तान में एसओजीपी है भाई, एशियन है। पाकिस्तान में एसओजीपी तो पे, एसओजीपी, हाँ जी एसओजीपी। हाँ योर फेवरेट इज एसओजीपी, राइट। बट एग्जामिनर की फेवरेट जो भी है तो आप उसके मुताबिक जवाब दे दें, ठीक है। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है, इस ठीक पे हो बहस नहीं करनी, ना इस एसओजीपी है वहाँ, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना। गया, ठीक हो गया मैम। आप सिर्फ फटाफट एसओजीपी कोड करके बता दें, एग्जामिनर नाइस पूछे तो फिर नाइस उसको बता दें। गॉट इट। ठीक हो गया मैम। अच्छा पोली, हम ये कह रहे थे कि पेशेंट 32 पे है ना, पोली भी है, यूटीआई भी है और डायबिटीज भी है, तो इसमें रोल ऑफ स्टेरॉइड कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक डिबेट है। आप कहोगे नहीं करना आगे, ओके। आप कहोगे लगाना है, ओके, आप जस्टिफाई कर दो। यदि आप करोगे नहीं लगाना, जस्टिफाई कर दो, आई एम हैप्पी। और किरण आप कहते हो कि नहीं लगाऊंगी, आई एम हैप्पी, बट जस्टिफिकेशन बताएं। मैम पहले तो मैं इसके शुगर लेवल कंट्रोल करूंगी ना, और लाइकर भी अगर इसका कम हो जाता है तो फिर तो जाके मैं 36 पे लगाऊंगी ना, फिर मैं इसको बार बार तो नहीं स्टीराइड देती रहूंगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि लीकिंग, अगर इसको लीकिंग हो जाती है, मुझे नहीं लगता एक्चुअल होता है कि इसको लीकिंग हो जाती है, तो फिर या कोई इसको ऐसा अभी लीकिंग नहीं होगी, वाई और अज्यूमिंग, अभी बताओ इसको लगाना है नहीं लगाना, अगर लगा दिया अभी तो अभी मैम हम ये इसको जब अंडर मोड ऑफ नहीं, अभी नहीं डिलीवरी, लगाएंगे। मैम ये अभी मोड नहीं ऑफ लगाएंगे। डिलीवरी डिसाइड करने के बाद नहीं हम लगाएंगे कि एंड पे अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही है, अगर हम सेक्शन की तरफ जा रहे हैं
तो ये क्योंकि इसकी प्रेशियस प्रेगनेंसी भी है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज भी है, साथ में पॉलीहाइड्रमनियोज भी है, अगर हम प्लीज इतना ज्यादा नहीं बढ़ा करो। नहीं मैम 32 वीक्स पे जब उसका ऑलरेडी वेट 3 kg है, और मेरा ख्याल है हम लगाएंगे इसमें, मैं तो इस उसमें हूँ कि फौरन नहीं, नहीं तुम मैंने ये लगाएंगे। नहीं कहा कि लगाओगे नहीं लगाओगे, मैं कह रही जस्टिफाई कर दो, दोनों तुम ठीक हो, जस्टिफिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। डॉक्टर महविश, है ना, ऐसा ही होगा ना क्योंकि एग्जाम में वैसे भी? भी हाँ डायबिटिक जी। पेशेंट में मैडम देखें कि उसका आरडीएस का रिस्क ज्यादा होता है ना, जो डायबिटिक मदर्स के होते हैं। फिर तो तुम्हें 32 पे डाटा आना चाहिए कि 32 पे कितना एस्टिमेटेड विटल वेट होना चाहिए। अगर ये आईयूजीआर पे निकलता है तो डॉपलर में एसटी किया होना चाहिए, खुदा ना खास्ता। अभी तो मैंने आईयूजीआर किया ही नहीं इसको, क्योंकि महविश ने जो है ना इसको मैक्रो कर दिया वरना तो मैंने इसमें आईयूजीआर डालना था। खैर छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी सुकून में। और तुम्हें 32 पे ये भी पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज है आरडीएस की या फीटल सर्वाइवल की वो कितनी है। बट एनीवे, आप अपने निकू को भी कोट कर सकते हो कि हमारे हॉस्पिटल में तो बहुत पैथेटिक है, डायबिटीज इसकी पुअरली कंट्रोल्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी जो प्री मेच्योरिटी का रिस्क है वो भी हाई है, पहले भी प्रीटर्म थे। तो मैंने स्टीराइड देना है, स्टीराइड के लिए मैं इसे एडमिट कर देना है लूंगी। इंसुलिन इंसुलिन तो मैं दे ही रही हूँ, शुगर तो कंट्रोल कर ही रही हूँ, तो जो एडिशनल आएगी मैं एडिशनल इंसुलिन देके पूरा कर लूंगी। बेबी इज वेरी क्लोज मैम स्टीराइड से फॉर डिलीवरी, पहले भी बढ़ेगी इसके ना पास इसकी, बच्चा नहीं है। हाँ बढ़ेगी, बताती हूँ कैसे। तो हाँ जी। अगर आपको लगे ना प्री डिलीवर होने वाली है, इसको हल्की फुल्की अच्छा, पेन है, लड़ना होली नहीं है, है, लड़ना नहीं। लगा दो, लगा दो, ठीक है, क्योंकि यूटीआई भी इन्फेक्शन भी है। और पहले में तो कोई बच्चा नहीं है ना, 2 प्रीटर्म एरिन्यूरल डेथ है, ये ना हो ये भी आरडीएस से चला जाए, ठीक है। लेकिन जो एंडोक्राइनलिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुगर कंट्रोल है या नहीं है, क्योंकि उसमें हमने देनी इंसुलिन ही है, तो स्टीराइड से 20% ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा दे देंगे। तो आप अगर अपना देख लो हिसाब किताब, स्टीराइड को विदहोल्ड मत करो बिकॉज ऑफ ग्लाइसीमिक लेवल्स, ठीक है। और मैं काफी अर्सा मेरी अप्रोच अपने पेशेंट में यही थी कि मैं शुगर पहले मैनेज करती थी और फिर मैं स्टीराइड देती थी। मैम लेकिन लगाने कब है हमें? सुन लो, सुन लो पहले, ठीक है। मेरी जो अप्रोच पहले थी वो यही थी कि मुझे ये लगता था थ्योरेटिकली कि शुगर ज्यादा होता है ना, बच्चा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है, स्टीराइड का शॉट दिया नहीं और ज्यादा हो गया, और वो जो लैक्टिक एसिड है वो किसी भी वक्त फिर उसकी वो करा देगा आईयूएफडी, तो मैं इस हक में नहीं थी। लेकिन फिर मैंने विद लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस सीखा कि 32 वीक के बाद मैं नहीं लगाऊंगी, 32 वीक से पहले मैं लगा दूंगी अगर प्रीमेच्योरिटी का रिस्क ज्यादा है, ठीक है। तो ये बस आपने आउटवे करना है, स्टीराइड पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी, आपने बस पेशेंट का देखना है कि पिछले बच्चे नहीं है, इस वक्त शुगर लेवल क्या है, आपकी मैम आपकी मॉनिटरिंग आवाज कैसी है। नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही महविश, मैम तुम आ आ रही है जाओ। आवाज, आ रही है डॉक्टर आ हिरा, रही। उधर कोई नेटवर्क इशू है। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि आपने बस अपने अपने पेशेंट को देखना है, अपने सेटअप को देखना है, अपनी निकू केयर को करना है और फिर मैनेज करना है, ठीक है। स्टीरॉइड पे कोई बहस नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर लगा दिया है तो मेक श्योर कि इंसुलिन ने बढ़ना ही बढ़ना। और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बेस लाइन जाते जाते ये शुगर नॉर्मल होते होते इसको 5 दिन लग जाएंगे, इट विल टेक फुल 5 days टू बी सेटल डाउन। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने कुछ और भी रखे थे, जस्ट एक मिनट, मैं भी इसके एंड पे नहीं था वो एक स्टीराइड का जो लगाया था चार्ट, एक इसी स्लाइड में है ना? एंड पे है शायद डॉक्टर हिरा, सिरॉइस के साथ एंड पे आपने जा रहा है, बिल्कुल एंड पे है मैनेजमेंट में। सॉरी बच्चों ये दो हम दोनों ने मिलके तैयार की थी तो इसलिए ज्यादा इसमें हो रहा है। और ना बाकी चीजें भी मसले मसाइल हैं, एक तो इंसुलिन का वो स्टीराइड का मसला, दूसरा मसला ये है कि देनी कैसे है इंसुलिन, कौन सी इंसुलिन देनी है, इसको क्या कैसे मैनेज करोगे। ये देखो ये आ गया, ठीक है। पहले दिन कितनी हम्म। बढ़ेगी, 25% रिक्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स चल रहे हैं तो 3 यूनिट ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और डे 2 और 3 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि सपोज 20 यूनिट्स चल रहे हैं तो फिर 15 ज्यादा हो जाएंगे, 16 कहते हैं हम इन्हें,
डे 4 पे फिर ड्रॉप होने लग जाएगा, 20 हो जाएगा, डे 5 पे 20, और जाके डे 5 के बाद ये नॉर्मल होगा। ठीक है। और जब स्टेरॉइड का कवर देना है, कभी ओपीडी पे नहीं देना, हमेशा एडमिट करना है डायबिटिक पेशेंट को। और उसकी क्या करनी है आपने, फिटल मूवमेंट्स पे नजर रखनी है। कंटिन्यूस सीटीजी इज नॉट इंडिकेटेड, बट फिटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जो सर्वेलेंस है वो बढ़ा देनी है। ठीक है। आपने अक्सर आईओडी एफडीज देखे हैं, मैंने तो अपने एक्सपीरियंस काफी हुए हैं कि स्टेरॉइड के बाद ही हो गया। यस मैम, ऐसे होता है, ओवरनाइट ही हो जाता है। हाँ बिल्कुल। बाकी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम डायबिटीज, जैसे डाइट चार्ट पे बात हो सकती है। ठीक है। हाँ। या स्लाइडिंग स्केल कैसे बनाओगे, इंसुलिन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो तो जितना मर्जी तुम खोलो उतना ही खुलता जाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे बात हो सकती है, हर फूड आइटम में कितनी होती है इस पे बात हो सकती है। तो मैं ये अच्छी सी पीपीटी तुम्हें दे दूंगी, रट्टे मार लेना इसके। तो मोगाई पूछ सकते हैं, डाउन पूछ सकते हैं। ठीक है। डीके पूछ सकते हैं, डीके किस में कॉमन होता है, किस में कॉमन होता है। टाइप 1 डायबिटिक्स में। हाँ, और टाइप 2 में होता है हाइपरस्मोलर नॉन कीटोटिक हंक बोलते हैं इसको। अच्छा, और ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया किस में होता है। टाइप 2 में। टाइप 1 में होता है। ठीक है। ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स, क्योंकि उनकी इंसुलिन ज्यादा हो जाती है। बाकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस 1 और 2 की एक जैसी हैं। प्रेगनेंसी की जो मेंटेनेंस है वो चाहे जेस्टेशनल डायबिटीज है या 1 to एक जैसी है। ठीक है। लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी जो डायबिटीज है जेस्टेशनल, उनको जरूर फॉलो करना है फॉर ओजीडीटी, अगर आप एसओजीपी को फॉलो कर रहे हो। और अगर पहले से डायबिटिक है तो फिर तो नहीं कराना। ठीक है। अब ये भी याद कर लेना कि 4% में कितना होता है। ये मैं भी, तुम्हें याद है, तुम लोगों के ही टाइम का है ये। हाँ जी, तो ये एग्जाम में अक्सर हमने पूछ, तो किया था। हाँ जी। 9% HbA1c से मुराद ये है कि बेस लाइन शुगर वैल्यूज ब्लड में 120 तक रहती हैं। अगर किसी का 10% है तो उसका मतलब है उसका शुगर जो है वो मैक्सिमम डे जो है वो 250 मिलीग्राम पे रहता है। ठीक है। ये एग्जाम क्वेश्चन था। फिर ये पैथोफिजियोलॉजीज भी पूछ लेते हैं कि क्यों इम्प्लांटेशन फेलियर्स होते हैं, क्यों एंडो मेटाबोलिक एरर्स आते हैं, क्यों सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स खराब होते हैं। ठीक है। स्लाइडिंग स्केल पे भी पूछ लेते हैं, स्लाइडिंग स्केल पे भी बहस नहीं करनी। आप जो आपको आपके यूनिट का है वो रखें, लेकिन 4 to 7 बस मेंटेन करना है 1 आवरली से। ठीक है। जब आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, फलाना ढमकाना है, इसमें बहुत सारी जो है बातें हैं। ये भी एक लंबी बहस है 2-3 घंटे की। लेकिन ये अब आपके एग्जाम में नहीं आएगी, क्योंकि अब उनको भी पता है कि टाइम कम है। तो बस पूछ लेते हैं कितना इंटरपार्टम रखना है आपने। और और अगर जीए देना है तो फिर 30 मिनट और के बाद। आपको अपने यूनिट का पता होना चाहिए, आपको एटलीस्ट ये जरूर पता होना चाहिए आप कौन सी रिजीम फॉलो करते हैं, वो आपसे वो जरूर सेट कराएंगे। चलो इसकी इससे इन्हीं की करा लो, इसी की करा लो मैं भी। चलो, वो डॉक्टर हीरा इसमें एक स्लाइड थी जिसपे वो लेवल्स लिखे हुए थे हमने। हाँ, ये मैंने चलो निकाल। इसी की करो सेट वजीहा। जी जी मैम। सारी ये वाली, बताओ मैं भी मैं। ये वाली कह रहे थे आप। हाँ जी, ये वाली, ये ना हम तो यही फॉलो, जब बहुत बहस हो गई और बहुत लड़ाइयाँ हो गई कि किस पे मैनेजमेंट करनी है, ये सबसे आसान रजीम है। आपको ये याद हो जाती है, आपने इसी को फॉलो करना है, एक वो बना लो कि मैंने इसी पे रहना है। आपने पेशेंट को बस यूग्लाइसेमिक करना होता है। ठीक है, कि ना वो हाइपर में ना जाए ना वो हाइपो में जाए। आपका जो एम होता है वो ये होता है, आपने एक रजीम रखनी है, आपको बाकी रजीम्स पता होनी चाहिए, बट वो आपको फंसाएंगी घुमाएंगी। अव्वल अब इतना टाइम नहीं होता, लेकिन वो एटलीस्ट आपको ये जरूर जज करते हैं कि इसे इंसुलिन की डोज सेट करनी आती है कि नहीं आती। डाइट चार्ट, आपको एक डाइट चार्ट आपने याद करके जाना है, वहां पे आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो आप बनाते रहे। एक डाइट चार्ट जरूर याद करके जाना है, 1500-2000 कैलोरीज का। ठीक है। तो वो आपसे डाइट चार्ट जरूर पूछेंगे मैनेजमेंट में कि क्लिनिकल आप कितना स्ट्रांग हो। और आपसे इंसुलिन सेट करना डायबिटीज के केस में मस्ट होता है। और पोस्ट पार्टम के लेवल्स आपने मेंटेन कैसे करने हैं। स्लाइडिंग स्केल क्या होता है। अच्छा, कुछ यूनिट्स में ड्रिप चलाई जाती है जिसमें 50 ml नॉर्मल सलाइन में 50 यूनिट्स ला के 1 ml जो होता है 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से, और दूसरी साइड पे आप 5% डेक्सट्रोज लगा देते हो। और कुछ यूनिट में, जैसे हमारे यूनिट में, हम लोग बाद में जो पोस्ट पार्टम इंसुलिन वो है स्लाइडिंग स्केल पे करते हैं, हम उसको
इंसुलिन की ड्रिप नहीं लगाते। तो ये भी आपकी अपनी मर्जी होती है, बट आपको दोनों बातें आनी चाहिए। ये वो क्लिनिकल बातें हैं जो आपके थ्योरी से अलग होती हैं, और वो आपको एटलीस्ट ऑब्स के केस में जरूर जज करते हैं। और जरूर डायबिटीज में तो मस्ट है, बिकॉज डायबिटीज इज सो मच कॉमन। इसकी आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज आनी चाहिए, इवन थ्योरी चलो और ये इवन रिपोर्ट करा ही क्लिनिकल। लेते हैं ना, मैं बताती हूँ वजीहा, तुम्हारा हाँ जी। पेशेंट 32 वीक्स पे है ना, और जी इसका वेट कितना दिया था डॉक्टर महविश ने आपको? BMI दिया था वेट ये में मैं था 38 चलें, वेट मैं आपको दे वेट देती हूँ, नहीं दिया 78 है। 78 78। है। बताओ क्या करोगी 78 kg वेट पे 32 वीक्स पे, कितनी यूनिट्स चाहिए इसको? बताओ। मल्टीप्लाइड बाय 0.9 0.9 टू 78 करेंगे। मैम ये 70 यूनिट्स बन रहे हैं टोटल। 70 यूनिट्स। अब ये 70 यूनिट्स थ्रू आउट डे कैसे दोगी, और इसमें एनपीएच कितना है, रेगुलर कितना है? मैडम इसमें 46 यूनिट्स मॉर्निंग में देंगे और 70 माइनस 46 एक मिनट 24 नाइट के होंगे। तो जो 24 नाइट के हैं उसमें NPH और रेगुलर तो 12 हो गए। और नहीं नहीं, जो तुम मॉर्निंग में कितने दे रही हो? मैम मॉर्निंग में एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। मॉर्निंग में मैडम जो NPH है वो 30 यूनिट्स हो जाएगी। यार और जिंदगी आसान कर लेते हैं, देखो इसका हम 40 kg वेट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए, बाकी बाद में बाकी लोग भी देखते रहेंगे। ठीक है, 40 kg वेट है, समझो 40 यूनिट्स हैं। अब जब 30 इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो ना तो हम 1 यूनिट भी दे सकते हैं। जैसे 36 पे ज्यादा हो जाती है, 1 यूनिट पर केजी आ गया। ठीक है, अच्छा 40 यूनिट देनी है तो इसका 2/3 कितना बना, 30 यूनिट चले गए मॉर्निंग में, और 1/3 बन गया इसका 10 यूनिट्स, ये चले गए नाइट के इवनिंग में। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो मॉर्निंग में आपने ये 30 यूनिट्स में जो रेगुलर है वो आप 1/3 दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो 10 यूनिट्स। वो 10 हो गई। और और जो एनपीएच है वो कितने दे रहे हो, 20। ठीक है, ऐसे होगा। और एनपीएच क्यों दे रहे हो 20 मैम रेगुलर, क्यों नहीं? मैम लॉन्ग एक्टिंग है इंसुलिन, तो ये ओवर द डे एक्ट करेगी, तो रैपिड वाली तो जस्ट ब्रेकफास्ट को कवर करके खत्म हो जाएगी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो हमारी जो बेजल रजीम है वो ज्यादा होनी चाहिए। बेजल एनपीएच इंटरमीडिएट होती है, और जो बोलसिस होते हैं वो रेगुलर होके होते हैं, वो शॉर्ट एक्टिंग होती है। ठीक है, तो रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग 1/3 चली जाएगी, एनपीएच बोजल है वो ज्यादा देनी है क्योंकि थ्रू आउट डे यही कंट्रोल करती है, ये 20 हो गई। और ये जो इवनिंग वाली है इसमें समझो 6 यूनिट आपके रेगुलर इसके हो गए और 6 यूनिट आपके एनपीएच के हो गए। अब ये समझ आ गया सबको? ऐसे यस दे देनी है, इस पे कोई बहस नहीं है, क्योंकि ये तो अब एसओजीपी से उठा लिया ना, इस पे कोई यूनिट नहीं कहेगा। अब आप कहे कि हम इसको फॉलो करते हैं, हमारा पेशेंट इस पे ठीक हो जाता है। एम ये है कि जो वैल्यूज हैं वो फास्टिंग 5.3 रहे, ठीक है, 1 आवर के बाद वाली 7.8 रहे, और 2 आवर के बाद वाली 6.4 रहे। 6.5 6.4, ये एम है, चाहे जो भी रिजीम दें, और आप फॉलो करते हैं बेजल बोलस, क्योंकि इस पे मोस्टली गाइडलाइंस एग्रीड हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा हो तो फिर स्लाइडिंग स्केल पर डाल दो, और फिर स्लाइडिंग स्केल में से टोटल डे में जितने यूनिट्स गए हैं, जैसे वो 300 भी गए हैं, तो उसको फिर इस तरह डिवाइड कर दो, मॉर्निंग 2/3, इवनिंग 1/3। ठीक है, मैम स्लाइडिंग स्केल वो हम जिस तरह 4 यूनिट्स वाला इंक्रीज करते हैं उस तरह याद करें, या एक EBM में मुश्किल सा दिया हुआ है वो वाला याद? ईबीएम देखो बहुत सारे हैं, वही महविश वाली बात, बहुत सारे हैं, हम किस किस को सोच करें डिफेंड, और किस किस एग्जामिनर को हम पुश करें। आप एक फॉलो कर लो जो एसओजीपी में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इट्स इजी टू फॉलो एंड इजी टू जस्टिफाई। ठीक ठीक है, है मैम। बाकी एग्जामिनर बोले तो कहना यस मैडम यू आर राइट, बट वी फॉलो दिस एंड वी मैनेज शुगर लाइक दिस, और अगर नहीं भी मैनेज होती तो फिर क्या करना है, एमडीडी। जी आपको काम ही नहीं है शुगर मैनेज करना। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि हाँ बस हो गई शुगर मैनेज, और क्या मैं और क्वेश्चन क्या बोलता था, हाँ डाइट। डाइट हाँ में जी, ये बना लो। डाइट चार्ट होता है, और जो वो आपके सामने 3 डेज या 4 डेज या 2 डेज की ना डायबिटीज के लेवल भी रख देती हैं कि इसको मैनेज करें और इसमें क्या मसला है। मैंने इसमें एक स्लाइड थी डॉक्टर हीरा, पीछे है शायद वो इससे। अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ जी, वो भी है, वो भी क्वेश्चन होता है आपका। मुझे आप बताते रहो। हाँ जी, मैं बताती हूँ आप, वो बॉक्स बनाया हुआ था उसमें है वो।
दिस वन। नहीं नहीं, उसमें लेवल्स लिखे हुए हैं, उसको मैनेज करना है इन्होंने और वो बताना है कि उस लेवल्स में क्या मसला है। अच्छा, ये तुमने बनाया था ये जो ये मैं नहीं बनाया हुआ है। हाँ जी। ये वाला, दिस वन। हाँ जी, हाँ नहीं, जी। चलो चलो। इसको अब बताएं कि क्या मसला है इसमें। फास्टिंग ज्यादा है इसका, पोस्ट ब्रेकफास्ट भी ज्यादा है, पोस्ट लंच भी ज्यादा है, पोस्ट डिनर भी ज्यादा है। हम्म। क्यों ज्यादा है और क्यों कहाँ कहीं कहीं कम है? क्योंकि वो अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर रही ना, यस, कहीं वो ये ज्यादा आपका खा वाइवा लेती है। क्वेश्चन होता है। हाँ, हाँ, कहीं ज्यादा ठीक है, खा तो लेती है, आपने ये कहीं हम बताना उसको होता फॉलो है नहीं कर कि रही। शी इज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, फिर डाइट, but हाँ her जी। levels are so much uncontrolled at post breakfast post lunch levels, so I will start the insulin। यहाँ पे वो आपको देती हैं कि ये ऐसे ही आपको चार्ट दे देती हैं पेशेंट का, और वो कहती हैं मैनेज करें। हो सकता है आपके वाइवे में आपसे मैनेज ही सिर्फ ये कराएं, एग्जामिनर से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस अब दफा मैम हुआ देखिए, है ऐसे। हाँ जी, हम्म। बेड टाइम उसकी अगर 160 है और फास्टिंग उसकी 150 आ रही है, तो रात में वो कुछ खाती है फिर? देखो ना, डायबिटिक तो वो है ना, हमने ये हाँ नहीं जी। देखना कि वो रात को कुछ खाती है, जरूरी नहीं होता, डायबिटिक तो वो है। बात ये आ रही है कि यहाँ पे वो क्या ऐसा खाती है कि उसके डिनर में इतना ज्यादा आ रही है। हाँ बेड जी। टाइम में उसकी 201 थी, तो रात सारे भूखे रहने के बाद 164 आई, इट मीन्स उसके लेवल्स अनकंट्रोल्ड तो हैं। हाँ बट जी। पोस्ट डिनर उसने कुछ अच्छा नहीं खाया जिसकी वजह से उसकी जो है पोस्ट डिनर में नॉर्मल खा रही है, पोस्ट ब्रेकफास्ट पोस्ट लंच में उसने कुछ जो पहले वाली लेवल्स है उसमें उसने कुछ ज्यादा खा लिया जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा खराब है। डायबिटिक तो वो है ना, एक जनरल रूल है कि अनकंट्रोल्ड है, उसके लिए हम मुझसे इंसुलिन शुरू करा रहे हैं। बट हाँ जी। कुछ कुछ कहीं कहीं लेवल ज्यादा आने का मतलब ये होता है कि उसकी डाइट अनकंट्रोल्ड साथ चल रही है। ठीक है, हाँ इंसुलिन के जी, मैं लेवल तो मैम हम। ऊपर वाले की बात कर रही हूँ ना, कि देखें बेड टाइम अगर उसकी 160 है और फास्टिंग उसकी 150 आ रही है, जो पहले वाला लेवल है, तो मीन्स के हम्म। देखें पूरे 12 घंटे बाद अगर हम इसको देखें तो ये 150 तो नहीं होनी चाहिए ना, कि वो प्रॉब्लम तो वो उसकी डाइट में डायबिटिक ही तो है। है ना, तो वो हाँ पीछे जी। से डायबिटिक चल रही थी, यही पेशेंट ले ले, वो डायबिटिक तो है। अच्छा, ये ठीक हो थोड़ी गया। होगा कि वो नॉर्म उसकी यूग्लाइसिमिक हो जाएगी विदाउट एनी ट्रीटमेंट। अगर वो खा नहीं रही और वो बिल्कुल कंट्रोल, थोड़ी आनी शुरू हो जाएगी उसकी डायबिटीज। ठीक हो गया। यहाँ पे ठीक वो हो कुछ गया। एक्स्ट्रा खा रही है, उससे भी एक्स्ट्रा खा रही है कि उसकी 200 और 250 आ रही है। ठीक है, हाँ जी। पहला सवाल ये करते हैं, फिर वो इस पे इंसुलिन आपसे स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, अगर कभी कभी जैसे बेड टाइम 160 है और उसकी सुबह की फास्टिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, फिर आप क्या करोगे? मैम नाइट कौन वाली फिर हम सी उसकी एनपीएच इंसुलिन? नाइट बढ़ाएंगे। वाली इंसुलिन बढ़ाएंगे। हाँ जी। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में कौन सी इंसुलिन बढ़ाओगे? नाइट वाली एनपीएच बढ़ाएंगे। दोबारा देखें। मैम ब्रेकफास्ट में रेगुलर वाली ज्यादा करनी है। यस, ठीक है, अब समझ आ गई मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ कि वो किस तरह क्वेश्चंस करते हैं, कि आपके इस तरह के कॉन्सेप्ट आपने एग्जाम में जाने से पहले 4-5 पेशेंट्स के ऐसे चार्ट्स देख के जाने हैं कि तुम लोगों को उस वक्त फिंगर टिप्स पे आता हो। थेरी वो बहुत कम सुनते हैं अब, क्योंकि उनके पास अब वो तंग करने वाला टाइम ही नहीं रहा, उनके पास वो 10 मिनट होते हैं जिसमें आपको वो क्लिनिकल जज करते हैं कि ये बंदी बाहर जाके मरीज देख सकती है या नहीं दे सकती, क्योंकि आपका थ्रेटिकल आपके एक्सटेंडेड टॉक्स में बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, बट ये 4 स्टेशन उन पुरानी औरतों के लिए है जिन्होंने अपने आप को सेटिस्फाइड करना है उसी लॉन्ग केस को अपने ब्रेन में रखते हुए। बिकॉज हम प्रोफेसर्स के साथ काम करते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये एक्सटेंडेड टॉक्स। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्लिनिकल जज करेंगे, जहां उनकी लिमिटेशंस हैं वहां पे उन्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। बट जहां पे वो आपको जज कर सकती हैं, वो कमांड से भी कभी कभी हट जाती होती हैं, ये मेरी बात याद रखना। जरूरी नहीं है कमांड में कुछ लिखा हुआ है तो वो आपको ये लेवल्स दे सकती हैं। इसलिए 5-10 पेशेंट के मरीजों के लेवल्स याद करके जाने हैं, इंसुलिन एडजस्ट करना याद करके जाना है, और स्लाइडिंग स्केल अपने हिसाब से एक को रट्टा लगाना है, अपने आप को जस्टिफाई करना है, बी कॉन्फिडेंट कि आपने 100 सैकड़ों मरीज देखे हुए हैं।
वहां पे बिल्कुल नहीं करना जी, आपने कहना है यस मैडम यू आर वेरी राइट, बट इन आवर यूनिट वी आर फॉलोइंग दिस एंड ऑन दिस आवर पेशेंट्स आर एक्टिंग सो गुड। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब हम थोड़ा सा बस डाइट चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग नमाज ब्रेक ले लेना। मैं ठीक है, जी हाँ, आप इधर ही हैं। जी मैम। चलें वजिया, आप मुझे बताएंगी डाइट चार्ट के बारे में कुछ, कैसे काउंसल करेंगी? मैं ही हूँ पेशेंट, मैट्रिक मैंने किया हुआ है, मेरा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ना वो मिडिल क्लास है, मुझे बताएं मैं क्या खाऊं? मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं मैट्रिक में हूँ, 32 वीक्स पे हूँ, मेरे जो है मैट्रिक मैंने किया हुआ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस है। अब मुझे बताएं आप मेरे लेवल्स, मुझे क्या डाइट काउंसलिंग करेंगे मेरी? ठीक है। मैम सबसे पहले तो उसको शुगर लेवल्स उसको बताएंगे कि आपके शुगर लेवल्स ठीक नहीं आ रहे। इसके लिए आपको अपना जो खाना है उसका, हम जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, हम आपको एक लिखा हुआ पर्चा भी देंगे, उसके अंदर सारा लिखा हुआ है, आपने उसको तफसील से पढ़ना है और मैं आपको बताती भी हूँ। और उसके ऊपर जिस तरह आपको वो हदायत दी गई हैं आपने उन पर अमल करना है। तो मैम इसमें उसको बताएंगे कि वो सब्जियां जो है वो तमाम किस्म की सब्जियां खा सकती हैं, उससे उसको कोई मसला नहीं होगा, सिवाय गाजर और मूली या आलू, ये हाई ग्लाइसेमिक, इनसे शुगर ओहो, तेजी से नहीं नहीं तेज नहीं होती है। बेटे, नहीं ऐसे नहीं, आपने उसको प्रॉपर कैलोरी चार्ट बना के देना होता है, हाँ आपने एग्जामिनर को भी ऐसे ही बताना है। ठीक है, इन द ठीक है। डाइट चार्ट देयर शुड बी 40, ये लिखना है, ये ऐसे ही याद करना है, देयर शुड बी 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। 20% प्रोटीन्स, 25% फैट्स। ठीक है, ये आपकी डॉक्यूमेंटेड चीज है, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, आपकी लॉन्ग केस में ये हमने बहुत सारी मैंने बुक्स से इकट्ठा करके लिखा हुआ था। ठीक है, ट्वेंटी आपकी ये परसेंट प्रोटीन एंड हाँ ट्वेंटी फाइव जी, परसेंट 25% फैट्स, 40 to 50% carbs। ओके। According to the BMI, we will calculate the calorie intake। ठीक है, in average patient, ठीक है, आपने ये लाइन बोलनी है, there should be a calories of 1500 to 2000 to control the diabetes of the patient। Okay, the food should be low glycemic। आप उसको जो भी देंगे ये आपने लाइन बोल के, क्योंकि एग्जामिनर आपसे सुन रहा होगा ना, जो आपका एक आइडियल डाइट चार्ट होता है उसमें 1500 कैलोरी होती हैं, आप उस 1500 से 2000 तक होनी चाहिए। ये मैं आपको, ये आप लोग लिख लो, या मैं आपको डॉक्टर हीरा को पिक्चर भेज दूंगी, वैसे तो बहुत सारे नेट से मिल जाते हैं, लेकिन हमने अपने एग्जाम के लिए याद किया हुआ था। नाश्ते में अगर आप एक डब्बा, ये आपका ना तकरीबन 1500 का कैलोरी चार्ट बनता है, जो 1500 से 1800 का जो मैं आपको बता रही हूँ। नाश्ते में अगर एक ब्रेड का पीस हो, एक अंडा हो, और एक प्याली फीकी दूध की, जो आप 7 से मैम 8 थोड़ा सा बजे इसको देते हैं। आहिस्ता बोले, थोड़ा सा स्लो बोले, साथ साथ लिख रहे हैं। ओके ओके, आप ऑन ब्रेकफास्ट, ठीक है, यस एट 7 to 8 AM, ठीक है, जी फीकी डब्बा रोटी, 1 एग, 1 कप ऑफ बॉय मिल्क विदाउट शुगर, बॉयल एग। जी जी, मिल्क विदाउट ठीक शुगर है, ठीक हो गया। 10 उसका AM, ये हम स्मॉल मील्स दे रहे हैं उनको। ठीक है, 10 बजे एक सेब या एक अमरूद। ठीक है, ये आपके एक पॉकेट सेब पे, या एक अमरूद, दोनों लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स हैं, जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, हर हर लेवल का बंदा है वो खा सकता है इसको। ठीक है, मतलब हर जिसका स्टेटस वाइज, और इस तरह आपने ये भी मैनेज करना होता है। ठीक है, आप बहुत फैंसी फूड्स एग्जाम में नहीं बताने होते जो नेट पे आपको चार्ट्स मिल रहे होते हैं। दोपहर का खाना, एक मीडियम साइज की रोटी, आधे सालन की प्लेट, और एक पूरा जो होगा सलाद का प्लेट, ये खानी है आपने। शाम 5 बजे एक फीकी चाय या दूध, जो भी वो लेना चाहे,
मैम दो आज फीके सॉरी बिस्किट। खाना कितने बजे खाना है? 2 बजे? हाँ जी, ठीक हो गया। 5 बजे एक फीकी चाय। ठीक। हाँ जी। और बिस्किट ले सकती है साथ, 1 से 2, या कोई भी हैंडफुल ऑफ नट्स। नट्स क्योंकि महंगे होते हैं इसलिए हम एग्जाम में हम थोड़ा अवॉइड करते हैं बताने के लिए, बिकॉज हर पेशेंट बादाम या अखरोट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। रात का खाना उसका 8 से 9 बजे के दरमियान होगा, जिसमें वो 1 रोटी खाएगी आधे सालन की प्लेट के साथ, और कोई भी सालन जो भी पका होगा, और साथ उसने सलाद की प्लेट लेनी है। और रात को सोने से पहले एक दूध का फीका कप लेना है। 10 बजे एक कप लेगी दूध का फीका। हाँ, ये आपका पूरा 1500 से लेके 2000 कैलोरी का जो है ना डाइट चार्ट है। ठीक है। एक ही याद करना है, इधर उधर फैंसी होने का ना आपके पास इतना टाइम होता है। आपको जो मैंने पहले वाली लाइनें बताई हैं ये आपने डाइट चार्ट में बोलनी है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक है। मैम ये डायबिटीज में बीएमआई जिस पेशेंट का 21 से 25 के दरमियान होगा, एवरेज तो वही होगा ना, उसके लिए होगा अगर बहुत बीएमआई। एवरेज 21, हाँ ये बड़ा मुश्किल होता है, औरतें झिड़ियां वाली मोटी होती हैं, तो यही वाला हाँ कैलोरी जी। देना है आपने। अच्छा ठीक है। यही देना है, तो ठीक क्योंकि है। आपके पास ना इतना टाइम होता है, वहाँ लॉन्ग केस में इतना टाइम नहीं होता था बीएमआई कैलकुलेट करने का, अब तो बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है। तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। और कुछ आप लोग पूछना चाहो? मैम नहीं तो स्लाइडिंग फिर वाइंड स्केल अप का भी करते हैं। बता दें। स्लाइडिंग स्केल आपने वही 4-4 वाला यूज करना है, मैंने तो वही यूज किया था, मुझे वही आसान लगता है। ईबीएम वाला, ईबीएम मैम तो एक कोई इस तरह। या वो जो बीएसआर 20% बाई 20 वाला है नहीं ना। होता? BSR/20 डिवाइडेड बाई 20, एक क्या? समझ नहीं स्लाइडिंग आई। स्केल जिसमें BSR को 20 पे डिवाइड करते हैं। नहीं नहीं, या आपने ये 20% 25% वाला फॉलो करना है। ठीक है। जो आपके एसओजीपी में दिया हुआ है, या जो हम मेडिसिन में अपनी हाउस जो में 4 4 यूनिट्स, 150 to 200, 200 to 250, टू हाँ फिफ्टी जी। टू 300, ये वाला फॉलो करते थे, ये वाला करना है। मुझे ये ठीक हो आसान गया। लगते थे, हमने यही किया और मुझे किसी ने फेल नहीं किया। इस ठीक पे हो गया। कोई फेल नहीं करता। आप फेल होते हो अपनी बेसिक बातों पे, जो आप गलत, जैसे आप इंसुलिन आपको एडजस्ट ना करनी आए, आपको पेशेंट को काउंसल करना ना आए, आपको पेशेंट के पेट। हाँ वजीहा, आपने मुझे एग्जामिनेशन में ब्लॉटमेंट साइन नहीं मांगा, वो आप मांगती तो मैं आपको पॉजिटिव देती और आपको पॉली डायग्नोसिस एग्जामिनेशन पे ही पता चल जाता। मैंने लिखा था। ठीक है। ब्लॉटमेंट साइन। मैम इसको जरा एक्सप्लेन कर दें ब्लॉटमेंट साइन को। जो ब्लॉटमेंट साइन होता है, जब आपके पास एक खातून लेटी हुई होती है, ठीक है, अब जी जी। इमेजिन करो एक वुमन लेटी हुई है, आपने उसे राइट साइड से अप्रोच किया। यू विल पुट जी योर जी। लेफ्ट हैंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमेन। आप उसको बहुत यस। स्मूथली हाथ रखेंगे और राइट साइड से उसको पुश करेंगे। ठीक है। जी जी। आप कभी अपने क्लिनिकल में किया भी हो तो आपको फील होगा जी कि जी। बच्चा हिलता है। यस मैम। ठीक है। दैट इज जी। वन ऑफ द साइन फॉर पॉलीहाइड्रोमनियोस। जो आपने करना होता है, आपने शाइनी एब्डोमेन, डायलेटेड वेन्स और ब्लॉटमेंट साइन इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियोस। आपने मांगना होता है एग्जामिनर से कि वेदर हर एब्डोमेन इज शाइनी और नॉट, टेंस है, टेंडर है, और ब्लॉटमेंट साइन मैडम पॉजिटिव है या नहीं है। इससे एग्जामिनर को, वो हो या ना हो, किसी ने किया हो या ना किया हो, एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपकी क्लिनिकल अप्रोच बहुत अच्छी है, आपको करना आता है। ठीक है। यहाँ से ही आपका जो अगला चीजें होती हैं वो आसान हो जाती हैं। ठीक है। जी जी मैम मैम। लेफ्ट हैंड एब्डोमेन की साइड पे रखना है और राइट से हाँ, की तरफ आपने से ना पुश बड़े करना अच्छे तरीके से दूसरा पेट को एग्जामिन करते हुए उसमें उंगलियां नहीं मारनी, अपनी पाम से हमेशा एग्जामिनेशन होता है, सिवाय पेल्विक ग्रिप के। ठीक है। है। जो आप एंगेजमेंट चेक करने के लिए करते हैं वो आपने बस हल्का से फिंगर से करनी है, आपने लेफ्ट साइड एब्डोमेन पे रखनी है, हाथ की पाम को, और जब आप राइट साइड से थोड़ा सा बच्चे को प्रेस करेंगे तो वो आके टच होता है आपकी लेफ्ट साइड पे, कभी करके देखना आप पॉलीहाइड्रोमनियोस में, और तो इसके आपको अलावा ये प्रॉपर फील होता है। अनएंगेज प्रेगनेंसीज में भी होता है ना? हाँ जी, उसमें भी होता है। अच्छा, मैंने ना डाइट चार्ट की स्लाइड्स निकाली हैं, इनको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं जैसे आपने जी बताया। जी। तो सबसे पहले ना, तुमने डाइट चार्ट पे, मेरा मूड तो नहीं था कि इसी सेशन में बात हो, क्योंकि ये कभी भी आपके यू नो
क्लिनिकल केस में नहीं आएगा, आया तो फिर एक अलग से शॉर्ट स्ट्रक्चर डिस्कशन में आएगा, क्योंकि लंबा चौड़ा काम है। काउंसलिंग आ जाती है, हाँ जी। हाँ, लेकिन वो पहले सबसे पहले तो पेशेंट का वेट देखो, वेट क्या है, ओबीज है या मुझे नहीं। पढ़ने दो। अच्छा, तो दूसरी बात है कि पेशेंट की लाइकिंग पूछो कि वो क्या खाती है। ये ना हो कि ब्राउन ब्रेड वो खाती नहीं, आप ब्राउन ब्रेड और आप उसको डाल दें, ठीक है। अच्छा, उसमें से फिर अगर डेयरी आइटम्स ले रही है तो वो ओमिट कर दो, रिफाइंड चीज़ें ले रही है वो ओमिट कर दो, उस साथ साथ काउंसलिंग करते रहो। इसके अलावा कोई सब्सटेंस अब्यूज है जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, वो भी उसको डिस्करेज करो, ठीक है। इसके बाद आपको ना ये याद रखना है कि बॉइल्ड एग में कितनी कैलोरीज हैं, 125 अगर एक लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं बोलूँ, नाश्ता बनाओ, नाश्ता यूजली 250 कैलोरीज का होता है। अब 250 कैलोरीज का नाश्ता कैसे बनाओगे, इसमें से एक तो बॉइल्ड एग उठा लिया, 150 यहीं पूरे हो गए, ठीक है। दूसरा, अब ये देखो चपाती में 60 होते हैं, तो साथ में एक चपाती ले ली, तो कितने हो गए इसके कैलोरीज। सुबह नाश्ते की 250 कैलोरीज पूरी करनी है, तो ये 125 हो गए, ये 60 हो गए, और साथ में वो एक मिल्क ले ले, या दही ले ले, ठीक है, उसमें 100 हो गए। ये अप्रोक्सीमेटली जो है इसका 250 के करीब इसका नाश्ता बनेगा। इसमें एक फुल्का है, बॉइल्ड एग है जिसके साथ वो ऑमलेट बना लिया, थोड़ा सा घी डाल लिया, या आधा उसमें साथ उसमें चाय बना ली बगैर क्रीम के, या इसने जो है दूध पी लिया, तो ये 250 का बना है। मैम और ये बस याद करना है किसमें कितनी कैलोरीज हैं। मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो पेशेंट का वेट देखो, ठीक है। उसके बाद उसकी लाइकिंग पूछो, उसके बाद आपका एम ये होता है कि 3 मेजर मील्स और 3 माइनर मील्स, ठीक है। 3 माइनर मील, छोटे मील्स। मेजर मील आपने 250 कैलोरीज तक का देना है, तो कितने हो गए, 1000 के नहीं हो गए ये, 3 करेंगे तो कितने के हो गए, 9 समथिंग ना अप्रोक्सीमेटली, रफली भी अगर एक दो ऊपर भी हो गए तो 1000 लग गए ना यहाँ। और 3 माइनर का 150 का बनेगा कैलोरीज का एक मील, तो ये कितने हो गए 300, ये भी 500 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये मील्स कवर करने के लिए हमारे पास 1500-1600 कैलोरीज तो है, जो कि हमें मील से कवर हो जाएंगी। इसके बाद एडिशनल इसने कभी ना कभी फ्रूट श्रूट भी लेना है। चलो, तो ये आगे देखो कि पहले तो आपने पेशेंट का बीएमआई देखना है। ओबीज रेंज में तो नहीं है, ये रूल्स हैं, ठीक है। यूजली जितना वेट होता है उसको 20 से 25 कैलोरीज से हम, अगर नॉर्मल वेट है, डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसका कितना वेट है 70, तो इसकी कितनी बनेंगी कैलोरीज, 70 को 25 या 25 से मल्टीप्लाई करो। 1400 टू 1600 तक तकरीबन। ठीक है, 17। तो हाँ, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है ना, उसमें हमें 200 एडिशनल डालनी होती हैं किलो कैलोरीज पर डे, जो भी टोटल निकलेगा। इसको मैंने 25-30 था अपर लिमिट, तो मैंने 30 से के साथ कर लिया। ये आप पे डिपेंड करता है, आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो। मैंने मल्टीप्लाई 30 से किया है, लेकिन यूजली ये 25 होता है। तो अगर 25 से करेंगे तो ये 1800 समथिंग आएगा, 30 से किया तो ये 21 हो गया, और एडिशनल रिक्वायरमेंट 28 वीक के बाद 200 होगी, तो समवेयर 2300 कैलोरीज इसको चाहिए। ये पता चल गया। अब 2300 कैलोरीज में से इसके आप सोच लो कि आप तो आराम से 300 कैलोरीज का एक मेजर मील दे सकते हो ना, बल्कि 300 तो क्या आप 400 का दे सकते हो, ऐसे ही है ना। गॉट इट। तो 1200 के तो 3 मेजर मील्स बन गए, और अप्रोक्सीमेटली 900 समथिंग के, रफली मैं बता रही हूँ, माइनर मील्स बन गए। तो वो आपने इक्वली इसमें डिवाइड कर देने हैं। और जो भी मील बनाओ कोशिश करो, जैसे डॉक्टर मैविश ने कहा कि 40-50% उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट्स उसमें 30% हो, ठीक है, प्रोटीन्स 20% हो, कार्बोहाइड्रेट्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और फैट कॉम्प्लेक्स फैट्स, या इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट्स, मतलब जो टाइम ले मेटाबॉलिज्म में होने में। अच्छा, तो फिर ये फिर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया है कि कैसे होगा। इस पेशेंट का बीएमआई 30 है, वेट 70 kg है। अब चूंकि ओवर वेट पेशेंट है तो उसमें हम 20 रख लेते हैं, 20-25 और लोअर लिमिट पे आ जाते हैं पर केजी कैलोरीज। नॉर्मल वेट है तो 25-30, और अगर बीएमआई ज़्यादा है तो 20 से 25 से मल्टीप्लाई करना होता है।
अब इसका BMI 30 था तो वेट इसका 70 kg है, तो इसलिए जो कैलोरीज हैं वो हमने कम कर दें। ठीक है, तो यहाँ ये 1680 आ गया। अब इसमें क्या मैम ये करना है, दोबारा बताएं, 25 और 30 BMI का। ये देखो, अगर पेशेंट का BMI, अगर वो नॉन ओबीज है, ये देखें, तो उसको आप 25 से 30 किलो कैलोरीज से मल्टीप्लाई करेंगे पर केजी। और ठीक है। अगर वो ओबीज है तो फिर आप 20 से 25 के दरमियान उसको मल्टीप्लाई करेंगे पर केजी। ठीक है, अब ये 30 BMI ओबीज आ गई है ना, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए, 25 से। 25 से करते हैं। ठीक है, आप 24 कर लो या 25 कर लो, मतलब 25 से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि मोटी है, कम कैलोरीज देनी है। मोटी ना होती तो ज्यादा दे देते, 30 दे देते। ठीक है मैम। तो अगर हमने अपना मल्टीप्लाई फैक्टर, चूंकि ये मोटी है, BMI इसका 30 हो गया, 70 इसका वेट है, तो हमने फिक्स कर लिया 24। तो 24 से 70 को मल्टीप्लाई किया तो 1680 किलो कैलोरीज आ गई। ठीक है, जी। अब 1680 कैलोरीज के ही सारे दिन के मील बनाने हैं, 3 मेजर और 3 माइनर। एक तो मेजर ब्रेकफास्ट हो गया, फिर एक लंच हो गया और एक डिनर हो गया। ठीक है, तो लंच ब्रेकफास्ट में 200 चले गए, लंच में 500 दे दिए, डिनर में 420 दे दिए। तो वो कैसे पता चलेगा 420, हमें पहले ही पता होगा कि सालन की प्लेट में 200 कैलोरीज होती हैं, एक चपाती में 150 है, योगर्ट में 70 तक होती हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो 420 बन गया ना। अब थोड़ा सेंस आ रही है। यस मैम। जी जी। अच्छा, अच्छा, ये तो हमारे 3 मेजर मील हो गए, और बाकी जो जो उसने स्नैक्स लेने हैं वो माइनर में आ गए। जैसे ये आ गया 11 बजे, ये 4 बजे आ गया, एक बेड टाइम भी आया हुआ है। तो इसमें क्या ले रही है, सिर्फ एप्पल ले लिया या 7 बादाम खा लिए। 4 बजे वाले में सिर्फ फ्रूट ले लिया या 2 बिस्किट खा लिए। और जो बेड टाइम वाला है उसमें इसने क्या किया, मिल्क ले लिया 1 कप। 1 कप मिल्क में 100 होती हैं। तो ये 6 के 6 मील जमा करोगे तो इट शुड बी 1680 समथिंग। यस मैम। आपके पास फिर भी थर्ड ट्राइमेस्टर में आप 200 ऊपर से भी ऐड करेंगे, ये एडिशनल है, इफ यू नो द जेस्टेशनल एज। और अगर ये लैक्टेशन करा रही है तो फिर 500 जमा करोगे, पता है ना, उसमें ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए। तो ये है डाइट चार्ट जो ना चाहते हुए भी हमने सीख ही लिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, साथ वाली देख लो, देखनी है तो। मैम ये बट रूल सेट एग्जाम में कर, कैसे आता है? क्या ये एग्जाम में कैसे आता है, स्ट्रक्चर डिस्कशन? ये आज तक कभी नहीं आया, इसीलिए अच्छा। डॉक्टर मैविश कह रही थी कि दे कैन आस्क इन लॉन्ग के इन क्लिनिकल केस कि आपके रूल्स क्या हैं डाइट प्लान के। तो आपके रूल्स यही हैं कि पेशेंट का वेट पता हो, जेस्टेशनल एज पता हो, ये पता हो बीस तो नहीं है, उसको पसंद क्या है, टोटल कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करनी है, और उसको मैंने डिवाइड कर देना है 3 मेजर और 3 माइनर मील्स में। बस ये रूल्स बताने हैं। ये बताना तो ईजी होगा ना अगर समझ आ गया पीछे। जी। बस, तो अब नमाज पढ़ लो तुम लोग, और डायबिटीज कर लिया हमने, मैं डायबिटीज भी पढ़ लेना बाद में। हाँ, डायबिटीज भी सारा ही हो गया। लाइक यू हैव मैम लर्न डाइट चार्ट और स्लाइडिंग स्केल भी, और इंसुलिन भी मेजर कर लिया, अब कुछ नहीं बचा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते डायबिटीज से। बस हिस्ट्री पे थोड़ी मेहनत करो, हिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ये तुम्हें सारी पीपीटी मिल जाएगी, इसमें हमने बहुत कुछ डाल दिया, निमोनिक्स भी, एवरीथिंग, मतलब डायबिटीज के लिए सफिशिएंट है, इवन कंपैरिजन में डाल दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत एनफ है। और मैम थैंक अभी यू मैविश। IUGR करना है? नहीं, आईयूजीआर फिर कर लेंगे। चलें ठीक है। ठीक है, आज मैम अभी बस इतना ही है। डॉक्टर, हाँ इतना ही काफी है, वरना डायबिटीज भूल गए। थैंक यू मुझे चलिए। भी मैविश, काम है। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक आज यू। मैविश ने थैंक बहुत यू। इमरजेंसी में ली है सेशन, इसको लैपटॉप खराब था, गला खराब था, सो मेनी थिंग्स, लेकिन थैंक यू मैविश, आप आई। वेलकम डॉक्टर हिरा। थैंक यू। होप सो इनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा, वैसे तो आपका ज्यादा फायदा है। मैं तो बस ऐसे ही गेस्ट पेरेंट्स थी। नहीं, मुझे बड़ा सहारा मिलता है व्हेन यू पीपल आर विद मी। थैंक यू वेरी मच, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लिनिकल केस में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू ओके, मैम। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। हो गया।